अमृता ने 2 नृत्य किए और फिर अपनी सीट पर लौट आए। उसके सीने में जैसे कोई तितली फड़फड़ा रही थी। जब भी उसकी पोशाक का घेरा फूल की पंखुड़ी की तरह फैलता, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती और उसके साथ ही दर्द भी उठता। अमृता ने उस भावना से अपना ध्यान हटा लिया। मैं संभाल सकती हूँ। क्योंकि उसे धैर्य रखने का भरोसा था। अपने दिल को यूं मत धड़कने दो। इतना भी नहीं कि विशाल उसके दिल की तेज धड़कन सुन सके। वो संभाल लेगी। अमृता जैसे ही उठने लगी, विशाल ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने जा रही हूँ। अमृता ने जानबूझकर अपने चेहरे के भाव नियंत्रित किए और उत्तर दिया। फिर उसने अपना हाथ विशाल के हाथ से निकाल लिया। जब वह उसका हाथ पकड़े हुए था तो ऐसा लगता था जैसे वह उससे निकल ही नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाकर हाथ खींचा, विशाल की उंगलियों में कोई जोर नहीं था। वह आसानी से उसका हाथ छुड़ा पाए। विशाल भी उसके पीछे खड़ा हो गया। बाहर की हवा ठीक नहीं है। आप यहीं रहिए। मेजबान को दावत छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोई बात नहीं। सब लोग आनंद ले रहे हैं। दावत का माहौल खुशी से भरा हुआ था। अमृता के सम्मान में शराब की अनगिनत बोतलें खाली हो चुकी थीं। लोग हॉल में बज रही उत्साहपूर्ण संगीत की धुन पर नाच रहे थे और आनंद ले रहे थे। ये भले ही बहुत शालीन दावत न हो, लेकिन माहौल बेहद सुखद था। विशाल कुछ देर के लिए बाहर चला भी जाए तो भी दावत की रौनक कम नहीं होने वाली थी। लेकिन अमृता झेप गई। वह ताज़ी हवा लेने के बहाने बाहर निकल रही थी, लेकिन असल में उसके मन में वापस लौट जाने का विचार था। बल्कि क्यों न आप यहाँ मौजूद इस महिला के साथ नृत्य करें? लिशा झिझकते हुए खड़ी हो गई। अगर ग्रैंड डचेस अनुमति दें तो मैं ग्रैंड ड्यूक के साथ नृत्य कर सकती हूँ। दावत से एक बार नृत्य किए बिना चले जाना ठीक नहीं होगा। क्या तुम मेरे कारण नृत्य का निमंत्रण मिलने के बाद भी बाहर जाने वाली थी? अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा। लिशा ने सिर हिलाया। मुझे नृत्य करना नहीं आता और मुझे ये पसंद भी नहीं है। तो यह और भी अच्छा है। वह मेरे जैसे लोगों को भी बहुत अच्छी तरह नृत्य करना सिखाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सीख लो। इतना कहकर अमृता बाहर चली गई। उसके पीछे इंतज़ार कर रही रूबी ने तुरंत उसके कंधों पर फर की केप डाल दी। मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया? रूबी झिझक गई और कुछ कह नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे अमृता विशाल को लिजिया के हवाले करके जा रही हो। लेकिन फिर सोचने पर शायद अमृता ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रूबी ठीक उसके पास खड़ी थी। जो विशाल कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया था, वह जल्दी से अमृता के पीछे चला आया। सीमा, उसकी आवाज़ सुनकर अमृता रुक गई। विशाल उसके पास आया। क्या तुम नाराज़ हो? क्या मैं नाराज़ दिख रही हूँ? अमृता ने शांत आवाज़ में पूछा। विशाल कोई जवाब नहीं दे सका। वह नाराज़ नहीं लग रही थी, वह उदास लग रही थी। सीमा, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं नाराज़ क्यों होऊंगी? तुम ठीक हो? विशाल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अमृता आधा कदम पीछे हट गई। विशाल का हाथ वहीं रुक गया और फिर धीरे से नीचे गिर गया। अमृता ने नर्म आवाज़ में कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आधी रात भी बीत चुकी है और अब मैं आराम करना चाहती हूँ। उसका रवैया और आवाज़ हमेशा की तरह ही थे। विशाल उसे रोकना नहीं चाहता था क्योंकि वह आराम करना चाहती थी। उसने दावत का आनंद लिया था और नृत्य भी किया था। दूसरे दिनों में भी इतनी देर तक जागने के बाद वह थक जाती तो विशाल खुद उसे वापस जाकर आराम करने के लिए कहता। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वह ये तक अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि समस्या क्या थी। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, आप वापस जाइए। अगर हम दोनों गायब हो गए तो लोग चिंतित हो जाएंगे, अमृता ने कहा और अपनी पीठ उसकी ओर कर ली। रूबी ने विशाल के सामने माफ़ी मांगने जैसे भाव से सिर झुकाया और जल्दी से अमृता के पीछे चल दी। विशाल तब तक उसे देखता रहा जब तक उसकी पीठ गलियारे से ओझल नहीं हो गई। अमृता ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह गलियारे के अंत तक गई और सीढ़ियां चढ़ गई। विशाल ने गहरी सांस ली और फिर दावत के हॉल की ओर लौट गया। वहीं उसे लिशा दिखाई दी। वह ग्रेस चली गई। क्या वह ठीक है? मुझे नहीं पता। विशाल ने फिर से सांस छोड़ी। लिशा उसके पास आई और पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई? मुझे नहीं लगता। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर तुमने कुछ गलत किया होता तो वह निश्चित रूप से तुम्हें बता देती। लेकिन क्या वह नाराज़ हैं? ये भी नहीं जानता। वह ऐसी इंसान है जो अपने मन की बातें आसानी से जाहिर नहीं करती। वैसे भी ये तुम्हारी समस्या नहीं है। विशाल ने एक बार हाथ से अपना चेहरा पोंछा। अगर उससे कुछ गलत हुआ था, लेकिन जितना भी वह पीछे की सारी बातों को याद करता, उसे समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया था। लिशा मुस्कुराई। मुझे लगता है कि आप उन्हें सचमुच पसंद करते हैं। विशाल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। लिशा जोर से हंस पड़ी। दरअसल मेरे पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने आपके और किसी के साथ संबंध होने जैसी अफवाहें सुनी थीं, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा था कि यह एक राजनीतिक विवाह होगा। हर ग्रेस की मां की वजह से बहुत से लोग परेशान थे। मेरे पिता आपकी परिस्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे, क्योंकि बैरन मॉर्टन को लगता है कि मेरे लिए केंद्रीय राजनीति में शामिल न होना ही बेहतर है। हाँ, मुझे लगा था कि आप सिंहासन के उत्तराधिकार की लड़ाई में किसी पक्ष में शामिल होने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या तुम ये देखने आई थी कि मैं किस पक्ष में हूँ? मैं क्या पुष्टि करती? मैंने बस सोचा था कि अगर आप लॉर्ड लॉरेंस के पक्ष में होते तो हमारे लिए अपने गांव में और भी गहराई तक छिप जाना बेहतर होता। मैं अभी युवा हूं और आपकी उम्र की एक लड़की हूं, इसलिए मुझे लगा कि मेरा आना ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था कि आपने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। जहां तक तुम्हारे गांव की बात है, सीमा को सब कुछ पता था, भले ही मैंने उसे कुछ न बताया होता। लिशा ने सांस रोक ली। अगर गांव वालों को ये पता चल गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कभी यह बात सामने आती भी है तो मैं राजनीति में अपना सिर इतना ऊंचा कर रहा हूं कि तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशाल ने कहा। इसके बजाय तुम क्या सोचती हो, ग्रैंड डचेस के बारे में, या इस बारे में कि आप राजनीति में उतर रहे हैं? दोनों। मेरे जैसी लड़की क्या जानती है? विशाल मुस्कुराया। फिर उसने लिशा को अपने साथ चलने का इशारा किया। दावत के हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर बातचीत करना उचित नहीं था। लिशा तेज कदमों से उसके पास आ गई। दोनों कुछ देर गलियारे में साथ चलते रहे। क्योंकि बचपन से ही तुम्हारी समझ बहुत अच्छी रही है, तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। लिशा की बुद्धिमानी अमृता की तीक्ष्ण बुद्धि से अलग थी। वह झूठ को ऐसे देख लेती थी जैसे उसके पास सत्य को पहचानने वाली आंखें हों। जो बातें पहली नज़र में अस्पष्ट और बदलती हुई लगती थीं, उनमें भी वह तर्क के बजाय सहज बुद्धि से सही दिशा पहचान लेती थी। लिशा ने कहा, किसी मामले में शामिल न होना भी राजनीति में शामिल होने का एक तरीका है। अगला एम्परर कैसा होगा, इससे शुरू भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसा है तो क्या सही व्यक्ति को चुनकर उसका समर्थन करना बेहतर नहीं होगा? अमृता के उस निर्णय की तुलना में ये बहुत सरल विचार था, जिसमें वह मानती थी कि किसी और को चुनकर उसका पक्ष लेने पर भी अंततः उसे नियंत्रित करना पड़ेगा। विशाल को अमृता का निर्णय सही लगता था, लेकिन लिशा की बात भी सुनने लायक थी। वह केंद्रीय राजनीति के बारे में कुछ जाने बिना ये बात कह रही थी। शायद विद्रोही गांव के लोगों में भी यही विचार रहा होगा, और विशाल के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। लिशा ने कहा, और वैसे भी आपने उससे राजनीतिक लाभ के लिए शादी नहीं की थी। आपकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसे आप पसंद करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। विशाल बेवजह खांसने लगा। लिशा ने हैरानी से पूछा, क्या महामहिम के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है? मैंने बैरन मॉर्टन या तुम्हारी सोच की तरह राजनीतिक लाभ के लिए शादी नहीं की थी, लेकिन अफवाहों की तरह मैंने शादी इसलिए की क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया। विशाल ने कहा। वह जानता था कि यह विवाह दोनों के लिए लाभदायक था। वह उसकी बुद्धिमत्ता और योजनाओं पर भी निर्भर था, लेकिन शुरुआत में उसने इस अनुबंधित विवाह को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि वह सोचता था कि अमृता के वयस्क होने तक उसकी रक्षा करेगा। सिंहासन के उत्तराधिकार का अधिकार, जैसा कि अमृता ने बताया था, बाद की बात थी। उस समय उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। और 2 साल बाद अमृता इस विवाह को समाप्त करके तलाक ले लेगी, ये बात भी वह जानता था। विशाल ने गहरी सांस ली। लिशा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। आप अब उन्हें पसंद करते हैं, क्या इतना काफ़ी नहीं है? क्या और ग्रेस की भावनाएं अलग हैं? बात इतनी सरल नहीं है। सीमा अभी बहुत छोटी है। उम्र का अंतर इतना भी तो नहीं है। मेरे माता पिता के बीच उम्र का अंतर आप दोनों के अंतर से लगभग 2 गुना है। लेकिन सीमा अभी 18 साल की है,
विशाल ने अपने मन में इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन उम्र सिर्फ एक संख्या नहीं होती, यह उस जीवन चरण को भी दर्शाती है जिसे एक व्यक्ति को पार करना होता है। और 18 साल की लड़की अभी उसी सीढ़ी पर नहीं खड़ी थी जिस पर विशाल खड़ा था। ये केवल उम्र के अंतर की बात नहीं थी। अमृता आखिरकार अपने क्रूर घर से बाहर निकली थी और अब अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू कर रही थी। उसकी बुद्धि तेज थी और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत। वह किसी व्यक्ति के दिल को पढ़ सकती थी और दुनिया को उस दृष्टि से देख सकती थी जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अपने ही भावनाओं के मामले में वह बेहद अनाड़ी थी। वह केवल उन्हें सहना जानती थी, इसलिए विशाल को सावधान रहना था। एक पुरुष के रूप में उसके करीब जाना, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अमृता को अभी और जीवन का अनुभव करने की आवश्यकता थी। फिलहाल उसे बस उसके प्रति स्नेह और अपनापन रखना चाहिए। लेकिन इन दिनों विशाल बार बार यह बात भूल जाता था। अब तक वह खुद को बहुत संयमी इंसान समझता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका था। महामहिम ने पहली बार एवरों के स्वामी के रूप में थोल्ड गेट की अग्रिम पंक्ति में केवल 16 साल की उम्र में कदम रखा था, और 18 की उम्र तक आप एक योद्धा बन चुकी थीं। आप पहले ही अपने स्वामी और ग्रैंड ड्यूक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। लिजिया ने कहा, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं अभी भी मॉर्टेन परिवार और अपने गांव की प्रतिनिधि बनकर यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और सीमा इतनी जल्दी बड़े न हो जाओ। लेकिन आप ग्रैंड डचेस को बिल्कुल भी बच्ची की तरह नहीं देखते, है ना? विशाल के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप उन्हें पहले ही पसंद करने लगे हैं। विशाल ने फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके कानों के सिरे लाल हो गए थे। मेरा मजाक मत उड़ाओ। लिजिया हंस पड़ी। कृपया सीमा का ख्याल रखिए। लगता है वह भी आपको पसंद करती है। सीमा का कोई मित्र नहीं है और न ही उसे अपनी उम्र के लोगों के साथ घुलने मिलने का ज़्यादा अवसर मिला है। मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि वो मुझे अपने पास रहने देती हैं। विशाल मुस्कुराया और हल्के से उसके बालों पर हाथ फेरा। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा वो उसके बचपन में किया करता था। धन्यवाद। फिर वो अकेला दावत के हॉल में वापस चला गया। लिशा कुछ क्षण विचारों में डूबी खड़ी रही, फिर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। तभी उसकी नज़र लाल आंखों वाली आरती से जा मिली। हिंदी अनुवाद। लिशा ने अपना सीना सहलाते हुए गहरी सांस ली। ओह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। बड़ी बहन आरती, आप वहाँ क्या कर रही हैं? टीएन, लिशा आरती को बड़ी बहन या इयोन्नी कहकर बुलाती है। लिजिया और आरती चचेरी बहनें थीं। भले ही वे पास पास नहीं रहती थीं, फिर भी दोनों परिवारों के बीच कुछ हद तक मेल जोल था। जब लिशा छोटी थी, तब दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थीं, क्योंकि वह गढ़ में पली बड़ी थी और मार्गरेट की देखरेख में कुलीनों के तौर तरीके और शिष्टाचार सीखती थी। हालांकि उम्र लगभग समान होने के बावजूद दोनों कभी बहुत घनिष्ठ नहीं रहीं। लिशा ने कहा, मैंने आपको भोज कक्ष में नहीं देखा। मैंने सुना था कि आप ग्रैंड डचेस की लेडी इन वेटिंग बन गई हैं। आरती उस जगह पर आ गई जहां लालटेन की रोशनी पड़ रही थी। लिजिया ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ लीं। आरती के कपड़े और श्रृंगार जरूरत से कहीं ज्यादा भड़कीले थे। अमृता के कपड़े भी सुरुचिपूर्ण और शानदार थे, लेकिन उनमें कोई अति नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच का अंतर और भी साफ दिखाई दे रहा था। अगर आरती खुद आज की मुख्य आकर्षण होती तो भी यह ठीक था, लेकिन यह न्यू ईयर्स बैंक्वेट था। अगर आरती इसी रूप में भोज कक्ष में प्रवेश करती तो वह अपनी मालकिन से भी ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाली लेडी इन वेटिंग दिखाई देती। आरती ने तीखे स्वर में कहा, उस औरत ने मुझे भोज कक्ष में जाने से रोक दिया। लिशा समझ नहीं पाई कि आरती किसकी बात कर रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आरती ग्रैंड डचेस को उस औरत जैसे शब्दों से संबोधित करेगी। ये पूछने की इच्छा न रखते हुए कि क्या हुआ था, उसने बात टालते हुए कहा, आंट मार्गरेट आपको ढूंढ रही थी। तुमने हिज ग्रेस से क्या बात की? हमने ज्यादा बात नहीं की। मुझे लगा कि ग्रैंड ड्यूक के मन में कोई समस्या है, इसलिए मैंने उनकी थोड़ी बात सुनी। तुमसे क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब उन्हें किसी से बात करने की जरूरत महसूस हुई तब मैं पास ही थी। शायद विशाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता था वह अमृता का ख्याल रखने के बारे में थी। ये भी हो सकता था कि वह लिशा को, जो विद्रोहियों के गांव की प्रतिनिधि थी,
आश्वस्त करना चाहता हो कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उसने उसे याद दिलाया था कि उसने लॉरेंस के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए विवाह नहीं किया था। लेकिन लिजिया ने आरती को विस्तार से कुछ नहीं बताया, क्योंकि आरती का चेहरा सामान्य नहीं लग रहा था। आरती ने भर्राए हुए स्वर में पूछा, क्या यह उस औरत की वजह से है? क्या क्या यह उस औरत की वजह से है? हाँ, मुझे पता था। वह समझदार आदमी है। अगर वह एक पल के लिए भी बहक गया था तो उसे तुरंत समझ आ गया होगा कि वह किस तरह की औरत है। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? तभी लिशा समझ गई कि वह अमृता की बात कर रही है। तुम ग्रैंड डचेस को उस औरत नहीं कह रही हो, है ना? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो क्या मुझे उसके बारे में तारीफ करनी चाहिए? बड़ी बहन आरती, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने ऐसा कुछ कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि वो मार्शनेस ऑफ रोसन है? कौन नहीं जानता कि उस औरत की माँ एम्परर की रखैल थी। उसने दावा किया कि वह पिछले शिवांश की बेटी है, लेकिन उसके असली पिता को कोई नहीं जानता। बहन, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। खैर, वह कोई साधारण वेश्या तो है नहीं, वह उसी तरह की औरत है। उसने सीखा ही क्या है? तुमने न केवल ग्रैंड डचेस का बल्कि ग्रैंड ड्यूक का भी अपमान किया है। लिशा ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। अच्छा होने का नाटक करना बंद करो, ये घिनौना है। आरती ने घृणा से लिशा की ओर देखा। तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं कहूं कि वह अच्छी इंसान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वह मुझसे ऊंचे पद पर है? आखिर वह किस तरह की औरत है? आरती के स्वर में गहरा आक्रोश था। अमृता को उसका सम्मान करना चाहिए था। क्या यही एवरन ग्रैंड डचेस का कर्तव्य नहीं था? उसे ग्रैंड डची के लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए था और काउंट जॉर्डन का सम्मान करना चाहिए था। यहाँ तक कि विशाल भी एरन और मार्गरेट का सम्मान करता था। वह खुद आरती को परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन अमृता लगातार उसे उसकी जगह याद दिलाती रही और उसके साथ किसी निर्जीव वस्तु की तरह व्यवहार करती रही। उसने आरती को नौकरानियों की नज़रों में भी महत्वहीन बना दिया था और यहाँ तक कि विशाल ने भी उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती थी, जबकि वह कुलीन काउंट जॉर्डन की वंशज थी? ग्रैंड ड्यूक हमेशा कहते थे कि वह एवरन के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति चुनेंगे, लेकिन क्या वह वेश्या एवरन के लिए पर्याप्त योग्य है? तो अगर तुम्हें लगता है कि वह ग्रैंड डचेस बनने के योग्य नहीं है और तुम हिज ग्रेस के सामने उसका विरोध करना चाहती हो, तो सीधे हिज ग्रेस से क्यों नहीं कह देती? अभी भोज कक्ष में जाओ और सबके सामने ग्रैंड ड्यूक को सलाह दो। लिशा ने भोज कक्ष की ओर इशारा किया। आरती ने ऊंची आवाज में कहा, क्योंकि उसने मुझे भोज कक्ष में जाने से रोक रखा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हिज ग्रेस कुछ देर पहले वहीं थे, फिर भी तुम अंदर नहीं गईं। लिशा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम आधिकारिक तरीके से सलाह देने जाओगी तो ग्रैंड डचेस तुम्हें रोकने का कोई कारण नहीं होगा, लेकिन तुम उसके पीछे उसकी बेइज्जती करती हो, उसकी आलोचना करती हो और उसे गालियां देती हो। तुम गुस्से में आरती ने अपना हाथ उठाया, लेकिन लिशा ने उसके गाल पर पड़ने वाली थप्पड़ से पहले ही उसकी कलाई पकड़ ली। उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, बड़ी बहन आरती। मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि तुम उससे जलती हो। अगर तुम थोड़ा सोचो तो जवाब तुरंत मिल जाएगा। आरती का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया, उसके बाल भी बिखरने लगे। लिशा ने फिर कहा, हिज ग्रेस ने तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम्हारे माता पिता, आंट और अंकल ने ईमानदारी से हिज ग्रेस की सेवा की है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद कोई विशेष व्यक्ति थीं। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तुम जो चाहो करो, उसके सामने जाकर गुलामों की तरह झुकती रहो। ग्रैंड डचेस को तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इस भूमि की स्वामिनी है जिसे ग्रैंड ड्यूक ने स्वयं चुना है। आरती ने लिजिया की पकड़ से छूटने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह लिजिया की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकी। लिशा ने उसकी कलाई मजबूती से पकड़े रखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे नहीं पता कि तुम आगे क्या करने वाली हो, जब तक तुम इस तरह शोर मचाकर उनका अपमान कर रही हो। ये सिर्फ तुम्हारी निजी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें ग्रैंड ड्यूक के लिए और परेशानी खड़ी करने नहीं दे सकती। आरती लगातार छटपटाती रही और उसके बाल पूरी तरह बिखर गए। उसके बालों में लगा फूल के आकार का चांदी का पिन जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा और कान भी लाल हो गए। शोर बढ़ता गया। दोनों के लड़ने की खबर सुनते ही मार्गरेट दौड़ती हुई वहां पहुंची।
आरती की हालत देखकर मार्गरेट ने हैरानी से उसके कंधे पकड़ लिए। लिशर ने उसकी कलाई छोड़ दी और लंबी सांस ली। उसकी बाहें अकड़ गई थीं। आरती, तुमने आखिर क्या कर डाला? तुम कहाँ चली गई थी? ओह मॉम, आप भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं मॉम? चलो। मार्गरेट ने आरती की कलाई पकड़ ली। मैंने क्या गलत किया? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि ऐसी वेश्या हिज ग्रेस की साथी बने। आरती चिल्लाई। मार्गरेट ने जल्दी से आरती का मुंह बंद कर दिया, लेकिन उसके शब्द पूरे गलियारे में गूंज चुके थे। नौकर और नौकरानियां डर गए। सभी ने सिर झुका लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो, फिर वहां से चले गए। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हुआ। अकेली रह गई आरती कमरे में गुस्से से इधर उधर घूमने लगी और हांफती रही। मार्गरेट उसे जॉर्डन एस्टेट ले जाने के बजाय मंदिर में ले आई थी। उसे डर था कि अगर वह आरती को हवेली ले गई तो लोग कहेंगे कि वह अपनी बेटी को बचा रही है। मंदिर इसलिए चुना गया था क्योंकि वहां कई खाली कमरे थे, वह एक सार्वजनिक स्थान था और वह कोई जेल भी नहीं थी। दिन में भी मार्गरेट ने नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। लेकिन आज गलियारे में किया गया वह हंगामा बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आरती ने लिजिया के सामने इससे भी कितनी बुरी बातें कही होंगी। मार्गरेट ने कहा था, अब तक जॉर्डन परिवार ग्रैंड ड्यूक का जागीरदार रहा है और हिज ग्रेस ने हमेशा हम पर भरोसा किया है। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के लिए यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गर्व रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर दोगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैंने क्या गलत किया? एक नौकरानी घायल हो गई तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? तुम ग्रैंड डचेस की लेडी इन वेटिंग थी। तुमने अपनी स्वामिनी द्वारा सौंपे गए काम को ही जमीन पर फेंक दिया और उनकी प्रिय नौकरानी को घायल कर दिया। इसके अलावा तुमने ग्रैंड डचेस के बारे में अक्षम्य अपमानजनक बातें कहीं। अगर तुम बॉडीगार्ड की सदस्य होती तो उसी वक्त तुम्हारी गर्दन काट दी जाती। मार्गरेट ने घुटन भरे चेहरे के साथ कहा था, मैंने अपनी बेटी की परवरिश आखिर कैसे की? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। बर्फ रुकने के बाद कॉन्वेंट चली जाना, हमेशा वहीं रहना और अपने किए पर विचार करना। मॉम, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि हर ग्रेस तुम्हें सिर्फ अपनी नज़रों से दूर करके ही तुम्हें माफ़ करने वाली है। मार्गरेट ने यह कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने नौकरों को 2-2 की शिफ्ट में आरती पर नज़र रखने का आदेश दिया था। आरती उनसे लड़ नहीं सकती थी। अमृता से नाराज होने के साथ साथ वह लिशर से भी नाराज थी। विशाल ने उससे एक शब्द तक क्यों नहीं कहा, लेकिन लिजिया से इतनी बातें क्यों की? तभी दरवाजा खुला। कौन है? आरती ने तीखे स्वर में चिल्लाया। दरवाजे के भीतर पहरा दे रहे 2 नौकर जमीन पर गिरे हुए थे। एक युवक जिसके बाल आग जैसे लाल थे उन नौकरों को लात मारकर अंदर आया। उसके पीछे 3-4 हथियारबंद आदमी भी दाखिल हुए। तुम कौन हो? आरती डर गई। उस आदमी ने छोटी तलवार पहन रखी थी और उसका चेहरा धूप में तपा हुआ था। पहली नज़र में ही साफ था कि वह उत्तरी इलाके का रहने वाला नहीं था। उस आदमी ने एक कुर्सी खींची, बैठ गया और मुस्कुराया। मैं साउथ सी से आया हूँ। उत्तर के मौसम की जानकारी नहीं थी, इसलिए यहाँ आने के बाद मुसीबत में फंस गया। सौभाग्य से मंदिर वालों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे रहने की जगह दे दी। झूठ, मेरी पहचान विदेशी है, लेकिन ये सच है कि उत्तर के मौसम की जानकारी न होने के कारण मैं यहाँ फंस गया था। और यह भी सच है कि मंदिर वालों को मुझ पर दया आ गई। बैठिए, लेडी जॉर्डन, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। आरती धीरे धीरे शांत होने लगी। आखिर वह आदमी यहाँ क्या बुराई कर सकता था? यह कोई साधारण जगह नहीं थी, ये गढ़ का मंदिर था। उस आदमी ने कहा। यह बहुत साहसिक कदम था। नहीं, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा। वास्तव में मुझे यही पसंद है। बातचीत करने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम किस चीज़ पर बातचीत करना चाहते हो? मैं अपनी औरत को वापस लेने आया हूँ और मुझे लगता है कि लेडी इसमें मेरी मदद कर सकती हैं। तुम्हारी औरत? वह आदमी हंसा। बिल्कुल, मैं अपनी लड़की को वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए, मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए आ रहा था और रास्ते में मुझे खबर मिली कि उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। आरती कांप उठी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि वह आदमी किसकी बात कर रहा है। अमृता की? क्या ऐसा नहीं था?
अमृता और उसकी नौकरानियां ही एवरन के गढ़ में बाहर से आई थीं। और किसी विदेशी पुरुष से उसका संबंध हो सकता था तो वह केवल वही हो सकती थी। आरती ने कहा, उस औरत के बारे में, वह सचमुच बहुत अजीब औरत है। क्या तुम कहना चाहते हो कि उसने किसी प्रेमी को साथ रखते हुए ग्रैंड ड्यूक से शादी की है? उस आदमी ने सवाल का जवाब नहीं दिया, वह बस मुस्कुराया और बोला, लेडी जॉर्डन, अफवाह है कि आप ग्रैंड डचेस से काफ़ी नफरत करती हैं, तो क्या हमारे उद्देश्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते? आरती ने बिना सोचे सिर हिला दिया, एक अस्वीकार्य दिल। लिशा अमृता की लेडी इन वेटिंग बन गई। यह वही था जिसकी बहुत से लोगों को उम्मीद थी। यदि वह बैरन मॉर्टन की उत्तराधिकारी थी तो उसकी हैसियत और पद ग्रैंड डचेस की लेडी इन वेटिंग बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी। इसके अलावा शुरुआत से ही अमृता ने उसके प्रति सामान्य से कहीं अधिक स्नेह और कृपा दिखाए। अमृता ने लिशा को अपने कमरे के बगल वाला कमरा दे दिया। उसने उसके लिए 3 निजी दासियां भी नियुक्त कर दीं। उसने अपने कुछ बेहतरीन कपड़े चुने, उन्हें ठीक करवाया और वे कपड़े लिशा को उपहार में दे दिए। उसकी अलमारी में ऐसे कई कपड़े थे जिन्हें उसने अभी तक पहना भी नहीं था। शुरू में बढ़िया कपड़ा मिलना मुश्किल था, भले ही उनके पास उसे खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो। लिशा ने घबराते हुए मना कर दिया, आप मुझे ये सब इस तरह नहीं दे सकती, ग्रैंड डचेस। इसके अलावा ये कपड़े तो ग्रैंड ड्यूक ने आपको उपहार में दिए थे। चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि किसी से मिले उपहार को किसी और को देना शिष्टाचार के विरुद्ध है। ये सभी कपड़े मैंने अलग से खरीदे थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें स्वीकार कर लो। अमृता ने कहा, क्योंकि मेरी लेडी इन वेटिंग की पोशाक भी मेरी हैसियत से जुड़ी हुई है। लिशा झिझकी, लेकिन उसने आभार के साथ कपड़े स्वीकार कर लिए। वास्तव में उसके पास केवल 1-2 ही अच्छे कपड़े थे, इसलिए अमृता के पास खड़े रहने के लिए उसे इस तरह की मदद की जरूरत थी। बैरन मॉर्टन गरीब थे, विद्रोहियों का गांव भी कुछ ऐसा ही था। उसे शुरू से सहायता मिलती थी, लेकिन एक गांव बसाने में बहुत धन खर्च होता था। उन्हें साम्राज्य की निगाहों से भी बचकर रहना पड़ता था, इसलिए वे ऐशो आराम से जीवन बिताने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। शुरुआत से ही लिशा को विलासिता में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए अमृता की इच्छा थी कि वह उसे सुंदर कपड़े पहनाए और उसके गले में आभूषण सजाए। कभी कभी अमृता को खुद भी इस इच्छा पर संदेह होता। उसे लगता था कि शायद वह इस तरह अपने अपराध बोध की भरपाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपनी इस इच्छा को रोकने का उसके पास कोई कारण नहीं था। कम से कम जितना कुछ उसे विशाल से मिला था, उतना ही लिजिया को वापस करना उचित था। आखिरकार वह मूल रूप से लिजिया का ही था। अमृता ने बैरन मॉर्टन के पास भी एक व्यक्ति भेजा। उसका उद्देश्य लिजिया की जरूरत की चीजें मंगवाने में उसकी मदद करना और बैरन मॉर्टन के मामलों की देखभाल करना था। स्वाभाविक रूप से दासियां भी लिजिया के प्रति सम्मान से पेश आने लगीं। आरती के समय के विपरीत अब उन्हें समझ आ गया था कि लिजिया दूसरी सबसे महत्वपूर्ण महिला बनने वाली थी। वह न्यू ईयर्स बैंक्वेट के बाद वापस नहीं जा सकी, इसलिए उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा। ग्रेटर दैन मेरे पिता के नाम, मैं ठीक हूँ। मुझे यकीन है कि आपने सुन लिया होगा कि अब मैं ग्रैंड डचेस की लेडी इन वेटिंग के रूप में काम कर रही हूँ। अचानक ऐसा होने के कारण मैं पहले आपसे इस बारे में बात नहीं कर सकी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इस समय ग्रैंड डचेस के पास कोई दूसरी लेडी इन वेटिंग नहीं है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वैसे आरती वहां होती, लेकिन उसने गलती कर दी और उसे निकाल दिया गया। बहुत से लोग डर गए थे क्योंकि काउंट जॉर्डन की बेटी को निकाल दिया गया था, लेकिन 2-3 दिनों में सभी लोग परिस्थिति समझ गए और स्ट्रॉन्गहोल्ड जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आया। सौभाग्य से हर ग्रेस ने आंट मार्गरेट या अंकल एरन को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी लेडी इन वेटिंग के रूप में पसंद किया। ग्रैंड डचेस गंभीर हैं, लेकिन साथ ही गरिमापूर्ण और शालीन भी हैं। वह अपने अधिकार के अनुरूप पुरस्कार और दंड देती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ग्रैंड ड्यूक ने ग्रैंड डचेस के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया। एवरन में कभी भी बहुत लंबे समय तक कोई मिस्ट्रेस नहीं रही है। शुरुआत में सभी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन अब ये सामान्य लगने लगा है। आंट मार्गरेट के अनुसार भले ही वो पिछली ग्रैंड डचेस के साथ रही थीं, पिछली ग्रैंड डचेस की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। वह हमेशा बीमार रहती थीं और जल्दी ही उनका निधन हो गया।
इसके अलावा ग्रैंड डचेस बेहद बुद्धिमान और चतुर हैं। अधिकारी उनसे डरते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसी जगहों की समस्याएं खोज निकाली हैं जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे बढ़कर वह ग्रैंड ड्यूक से प्रेम करती हैं और उन पर विश्वास करती हैं। वह राजनीति से पूरी तरह दूर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह ग्रैंड डची को किसी राजनीतिक संघर्ष में घसीटेंगी, जैसा कि पिता को चिंता थी। ग्रैंड ड्यूक ने भी इसी उद्देश्य से उनसे विवाह नहीं किया था। अगर कोई बात मुझे चिंतित करती है तो वह यह है कि ग्रैंड डचेस मेरे प्रति जरूरत से ज़्यादा उदार हैं। मुझे डर है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी और उन्होंने मुझे जितनी निष्ठा और कृपा दी है उतनी वापस नहीं कर पाऊंगी। हर ग्रेस केवल ग्रैंड डची के वफादार लोगों में से 2 और लेडीज इन वेटिंग चुनने की योजना बना रही हैं। जब वह समय आएगा तो मैं एक बार घर वापस जाऊंगी। लिशर अपना पत्र पूरा कर ही रही थी कि अमृता कमरे में आ गई। लिशर तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। राइज ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी। बैठी रहो। क्या तुम पत्र लिख रही थी? नहीं, मैं खत्म कर चुकी हूँ। लिशर ने स्याही सुखाने के लिए पत्र को हल्का सा हिलाया, फिर उसे मोड़कर एक और रख दिया। इसके बाद उसने जल्दी से चाय का डिब्बा खोल दिया। तुम क्या करने वाली हो? अमृता ने पूछा। लिशर का चेहरा लाल हो गया। अगर आप अनुमति दें। हाँ, कर सकती हो, अमृता ने बैठते हुए कहा। लिशर को चाय डालने का ज़्यादा अभ्यास नहीं था। उसने पहले चम्मच से चाय की पत्तियां निकाली और उन्हें चायदानी में डाला, फिर गर्म पानी डालते समय उसका हाथ कांप रहा था। जब अमृता चाय बनाती थी तो सब कुछ बेहद सरल और सुंदर लगता था, लेकिन लिशर को समझ नहीं आ रहा था कि खुद करने पर यह इतना कठिन क्यों हो जाता था, खासकर तब जब कोई उसे देख रहा हो। बस धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, अमृता ने कहा। गर्म इलाकों में कहा जाता है कि पानी की धार को पतला करके ऊंचाई से डालने पर पानी नरम हो जाता है, लेकिन यहाँ पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए तुम्हारा इसका आदी न होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे घर में ये सभी चीजें थी ही नहीं, लिशर ने कहा। बचपन में उसे शिक्षा जरूर मिली थी, लेकिन वास्तव में अभ्यास करने का मौका उसे कभी नहीं मिला। सर्दियां खत्म होने से पहले मैं इसे अच्छी तरह सीख लूंगी। लिशर जानती थी कि अमृता इन दिनों जानबूझकर उसके लिए चाय लाती थी, ताकि वह उनके सामने चाय बनाना सीख सके। ये सुनकर अमृता हल्का सा मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि सामाजिक दुनिया जिस तरह की सुंदरता की मांग करती है वही किसी व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति का प्रमाण है। जी, लेकिन जो व्यक्ति सावधानी रखता है वह खुद पर होने वाले हमलों का खतरा कम कर सकता है, क्योंकि यह केवल उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है बल्कि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है जिसने उसे चुना है। अमृता ये कहते हुए उस समय के बारे में सोच रही थी जब लिशर एम्प्रेस बनेगी। वह सेंट एम्प्रेस होगी और पूरे साम्राज्य का प्रेम तथा समर्थन प्राप्त करेगी। लेकिन असली समस्या इंपीरियल सोशल सर्कल थी, जहां लिशर को वास्तव में रहना था। बैरन मॉर्टेन की बेटी होना उसे निशाना बनाने वाले लोगों के लिए एक आसान बहाना था। धार्मिक महिलाएं उसका पक्ष लेती थीं, लेकिन ऐसी भी बहुत सी महिलाएं थीं जो उसका मजाक उड़ाती थीं क्योंकि लिशर एक ग्रामीण गांव से आई थी और उसे उच्च समाज की शिक्षा नहीं मिली थी। बेशक लिशर इससे दुखी या परेशान नहीं होती थी, फिर भी उसकी कमजोरी को पहले से कम कर देना बुरा नहीं था। लेकिन लिजिया ने अमृता की बात का अर्थ बिल्कुल अलग समझा। उसने सोचा कि जिस व्यक्ति ने उसे चुना है से अमृता का मतलब विशाल नहीं बल्कि खुद अमृता है। वो मुस्कुराई। हाँ, मैं खूब अभ्यास करूंगी और ऐसी लेडी बनूंगी जिससे आपको कभी शर्मिंदा न होना पड़े। अमृता ने थोड़ा हैरान होकर उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी नज़रें झुका लीं। मैं आभारी हूं कि आपने मेरे साथ इतनी सच्ची कृपा की। जब ये स्वाभाविक बात है तो तुम ऐसा क्यों कह रही हो? असल में मुझे लगा था कि अगर तुम थोड़ी और जिद्दी होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती। आरती ने तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार किया और ग्रैंड डची के प्रति भी विश्वासघात किया, लेकिन तुम सोचती हो कि ऐसा व्यवहार सामान्य है। अमृता ने हल्की सांस छोड़ी। यह मूर्खता थी कि आरती अपने असली इरादे छिपा नहीं सकी, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सजा पर्याप्त हो सकती है। इसी कारण काउंट जॉर्डन को इसके लिए दंडित नहीं किया गया। महामहिम, आप गलत सोच रही हैं। आपका ग्रैंड ड्यूक द्वारा चुना जाना ही हमारी निष्ठा और प्रेम पाने के लिए पर्याप्त है। ऐसा है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा चुनाव था।
लिशा ने अपने सीने पर हाथ रखकर आदरपूर्वक कहा, फिर वो मुस्कुराई। लेकिन अगर महामहिम उस तरह की मिस्ट्रेस भी नहीं होती जैसी ग्रैंड डची के लोग चाहते थे, तब भी मैं बहुत खुश होती। लिशा, क्योंकि तब हिज ग्रेस आपको अपनी जिम्मेदारी के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए चुनते। अमृता ने अपने कांपते हुए सांसों को छिपाने के लिए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। लिशा की बात सुनकर उसे सच्ची खुशी हुई, लेकिन उसके सीने में एक बड़ी सुई चुभने जैसी पीड़ा भी हुई। भले ही यह विवाह अस्थायी था, फिर भी उसे इस बात का अपराध बोध था कि उसने विशाल से विवाह किया था। ऐसा लगता था जैसे उसने विशाल को पूरी तरह लिजिया को वापस नहीं किया था। फिर भी जब लिजिया ने उसे विशाल की पत्नी कहा, तो उसके भीतर एक गुप्त खुशी जाग उठी, और इसी खुशी के लिए उसे अपराध बोध भी हुआ। अमृता के चेहरे के भाव बदल गए, इसलिए लिशा को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है। उसने अमृता को ध्यान से देखा। अमृता समझ गई और सफाई देने के अंदाज में बोली, गलत मत समझना, इसका हिज ग्रेस की पसंद से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैंड डचेस विशाल एक अच्छे लॉर्ड हैं, इसी वजह से उन्होंने शिवांश 8 ऑफ रोशन पर भरोसा किया है, बस इतनी सी बात है। लिशा का चेहरा थोड़ा असहज हो गया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिशा ने घड़ी देखी, यह नाश्ते का समय था। राइज ने दरवाजा खोला। हमेशा की तरह विशाल हाथ में कुकीज की प्लेट लिए खड़ा था। अमृता स्वाभाविक रूप से अपनी जगह से उठ गई। स्वागत है। बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। चाय तैयार देखकर विशाल मुस्कुराया। लिजिया ने एक नया कप निकाला और विशाल के सामने रख दिया। हर ग्रेस ने समय पर चाय तैयार कर ली थी। विशाल ने कुकीज की प्लेट रखी और बैठ गया। अमृता ने एक कप और उसकी तश्तरी उठाई। उसने घर में बनी कुकीज का लगभग 1/3 हिस्सा उसमें रख दिया। फिर उसने राइस से एक ट्रे लाने को कहा और उस पर कप तथा कुकीज रख दी। विशाल ने भौहें सिकोड़ लीं। अगर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, तो मैं जा सकता हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। लिशा, क्या तुम मेरी जगह हिज ग्रेस को चाय परोस सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए ये कर दूंगी। लिशा ने उलझन में कहा, क्योंकि मैं परेशान नहीं होना चाहती। लेकिन महामहिम, अमृता ने लिजिया के कंधे पर हल्के से हाथ रखकर उसे बैठने का संकेत दिया। फिर उसने विशाल की ओर थोड़ा सिर झुकाया, क्षमा कीजिए, और वह कमरे से बाहर चली गई। राइज ने ऐसे चेहरे के साथ सिर झुका लिया जैसे किसी अपराधी को फांसी की सजा मिलने वाली हो। फिर उसने ट्रे उठाई और अमृता के पीछे पीछे कमरे से बाहर चली गई। विशाल, जो पीछे रह गया था, कुछ देर बिना कुछ कहे बैठा रहा। लिशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। विशाल ने उससे पूछा, मैंने क्या गलत किया? मुझे नहीं पता। वह नहीं जानता था कि यह सवाल वह कितनी बार पूछ चुका था। इन दिनों विशाल को ऐसा लग रहा था जैसे वह अमृता से ठीक से बात ही नहीं कर पा रहा हो। क्या यह इसलिए था क्योंकि अब उसके पास उसे छोड़कर उसकी देखभाल करने के लिए एक लेडी इन वेटिंग थी? विशाल ने अपनी भौंहों के बीच तर्जनी से रगड़ते हुए सोचा। या फिर उसने अनजाने में ऐसा कुछ कह दिया था जिससे वह निराश हो गई थी? लिशा ने कहा, इसके बारे में चिंता करने के बजाय क्या आपको उनके पीछे नहीं जाना चाहिए? मुझे जाना चाहिए। विशाल अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। लिशा को थोड़ी देर के लिए लगा कि शायद इसकी वजह वही है। निश्चित रूप से, उसने जितना सोचा, उसे विशाल के साथ अपने संबंध में गलत समझे जाने जैसा कुछ भी नहीं लगा। उसे लगा कि यह विचार बहुत स्वार्थी है, इसलिए उसने उसे अपने मन से निकाल दिया। अमृता पुस्तकालय में थी। ये सच था कि उसके पास लिखने के लिए कई दस्तावेज थे। वह सर्दियां खत्म होने से पहले अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। उसे लगा था कि यह एक अच्छा आराम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वापस आने के बाद उसके पास बहुत से काम थे, फिर भी उसका मन बेचैन था। उसे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसने कुछ मीठी कुकीज खाईं, लेकिन वे भी ठीक से नीचे नहीं उतरी। अमृता जानती थी कि वह कुछ खा नहीं पाएगी, इसलिए उसने उन्हें वापस रख दिया। अमृता के मन में अपने सारे काम खत्म होने के बाद की कुछ स्पष्ट तस्वीरें बनने लगी थीं। अगर वह भाग्य से जीवित बच गई, तो उसे पूर्व की ओर किसी शांत ग्रामीण इलाके में एक छोटा सा विला बना लेना चाहिए। वह अपनी पसंद की सारी किताबें खरीद कर वहां जमा कर सकती थी। हर दिन टहलना, किताबें पढ़ना और वे पत्र लिखना जिन्हें वह कभी भेज नहीं सकती थी।
वह यही सोच रही थी कि दरवाजा खुला। राइज ने सावधानी से कहा, मैडम, मास्टर। विशाल बिना अनुमति लिए कमरे में आ गया और वहीं खड़े होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अमृता ने हल्की सांस छोड़ी और वापस बैठ गई। विशाल समझ गया कि उसने उसे अंदर आने की अनुमति दे दी है और अंदर आ गया। सीमा, क्या आपको कुछ कहना है? अगर मुझे कुछ कहना ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकता? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सीमा, अगर आपको कुछ नहीं कहना है तो मुझे अपना काम करना होगा। सीमा, इस बार उसने थोड़ी सख्त आवाज में उसका नाम पुकारा। अमृता ने अपनी आंखें उठाईं। विशाल को लगा कि काफी समय हो गया था जब से उनकी आंखें इस तरह मिली थीं। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तब भी कुछ अलग नहीं लगा। उसकी आंखें, जिनमें हमेशा गहराई रहती थी, अब नीले रत्नों की तरह भावहीन थीं। अमृता ने फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगर आपका कोई काम है तो कृपया बताइए, मैं सुनूंगी। आखिरकार विशाल ने सांस छोड़ी। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। जब मेरे पास समय हो तब कर लीजिए। आपको मुझे लाड़ प्यार करने की जरूरत नहीं है। इन दिनों लिशा नाश्ते का अच्छी तरह ध्यान रख रही है। अगर वो इस तरह मुंह फेर कर कह रही थी तो विशाल के पास कहने को और कुछ नहीं था। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, माफ कीजिए। मैं कल सुबह जल्दी शिकार पर जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। आपने कहा था कि यह न्यू ईयर्स इवेंट जैसा होता है। सर्दियों में शिकार की परंपरा उस समय से चली आ रही थी जब सर्दियों के बीच भोजन की कमी हो जाती थी। ये भोजन की आपूर्ति को बीच में फिर से भरने के लिए किया जाता था। हालांकि सर्दियों में शिकार खतरनाक होता था, इसलिए जब बहुत सारे बॉडीगार्ड एक जगह इकट्ठा होते तो सामूहिक रूप से शिकार पर जाना एक परंपरा बन गई थी। स्वाभाविक रूप से न्यू ईयर्स बैंक्वेट के तुरंत बाद ही कई दिनों के लिए शिकार की योजना बनाई गई थी। इसका एक उद्देश्य आपसी एकता बनाए रखना भी था। शायद 5 दिन से 1 सप्ताह तक लग सकता है। अगर मौसम ठीक रहा तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। अमृता ने विशाल की बात पर सिर हिलाया। बर्फ गिरने के तुरंत बाद जाना काफी खतरनाक लगता है, कृपया सावधान रहिए। सीमा, हालांकि मुझे लगता है कि बॉडीगार्ड मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। विशाल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ अमृता तक पहुंच नहीं सका क्योंकि अमृता ने पहले ही उसका हाथ हटाने के लिए पीछे कदम कर लिया था। क्या आपको और कुछ कहना है? विशाल ने पूछा। उसे पता था कि शायद ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अमृता खुद नहीं जानती थी। विशाल ने उसकी उंगलियों की ओर देखा, इसलिए अमृता ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और अपनी ठंडी उंगलियां छिपा लीं। ठीक है जी, मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, इसलिए शायद ठीक से विदा भी न कह पाऊं। कुछ दिनों के लिए दूर रहूंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। जी, चिंता मत कीजिए। सुरक्षित यात्रा कीजिए। आखिरकार विशाल न तो उसका हाथ पकड़ सका और न ही उसके हाथ की पीठ पर चुंबन दे सका। वो मुड़ा और बाहर चला गया। अमृता कुछ देर तक उसकी पीठ को देखती रही, फिर दरवाजा बंद होते ही उसने अपना सिर झुका लिया। भोर होते ही काफी हलचल मच गई। राजा ने शिकार के दल को चुपचाप रवाना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। उत्साहित कुत्ते भौंक रहे थे और बॉडीगार्ड सैनिकों को पंक्तिबद्ध करते हुए आवाजें लगा रहे थे। अमृता उस रात मुश्किल से सो पाई थी। उसका दिल बेचैन था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज ने उसके दिल में गहरा छेद कर दिया हो और उसमें से ठंडी हवा अंदर जा रही हो। वो बार बार विशाल के बड़े हुए हाथ के बारे में सोच रही थी। वह जानती थी कि उसका दिल उसकी ओर काफी झुक चुका था। वह जानती थी कि अगर वह अपना हाथ बढ़ा दे तो शायद विशाल उसका हाथ पकड़ लेगा। और यही बात सबसे ज्यादा पीड़ादायक थी। उसे डर था कि वह उस आकर्षण में बह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमृता बिस्तर से उतर आई। उसने अपने पैर फर्श पर रखी मुलायम फर की चप्पलों में डाले और अपना गाउन ढूंढ लिया। मैडम, सोफे पर सिकुड़कर सो रही रूबी ने नींद में कहा, लेकिन तुरंत चौंक कर उठने लगी। अमृता ने सिर हिला दिया। ठीक है, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, या बस सो जाओ? पायजामे के ऊपर गाउन पहनकर वह विशाल के कमरे के दरवाजे तक गई। विशाल अपनी तरफ का दरवाजा कभी बंद नहीं करता था। अगर अमृता उसे खोलना चाहती तो वह कभी भी खोल सकती थी। अब उस कमरे का मालिक जा चुका था, इसलिए कमरा सूना लग रहा था। सेवक अपनी सफाई का काम पूरा कर चुके थे।
फिर भी वहां इंसानी मौजूदगी के कुछ निशान बाकी थे। अमृता ने थोड़ी देर कमरे के चारों ओर देखा और फिर बिस्तर पर बैठ गई। दूर से सींग बजने की आवाज सुनाई दी। अमृता उठी और खिड़की के पास चली गई। जब उसने खिड़की का पट थोड़ा खोला तो शिकार के दल की मशालें काफी दूर जा चुकी थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। फिर वह वापस अपने कमरे में आ गई। अगर उसने ये दरवाज़ा तब खोला होता जब वह यहाँ था तो क्या होता? इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। वह एक दुष्ट महिला थी। वह आमतौर पर सभी के प्रति उतनी ही निर्दयी थी, लेकिन एवरन के प्रति वह और भी अधिक निर्दयी थी। उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए थी। अमृता ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया और बिस्तर पर लौट आए। इस बीच उसके हाथ पैर ऐसे दुखने लगे जैसे उसके शरीर का तापमान गिर गया हो। उसने कंबल को सिर तक खींच लिया, लेकिन उसकी सांसें उसके शरीर के पास ठंडी होकर ओस जैसी महसूस होने लगीं और उसे और ठंड लगने लगी। तभी अमृता को अचानक एहसास हुआ कि उसने अभी भी डायमंड ब्रेसलेट पहन रखा था। वह प्रपोजल के समय से ही इसे पहने हुए थी, इसलिए उसे इसका ध्यान ही नहीं रहा था। उसने ब्रेसलेट उतारा और उसे बगल की मेज पर रख दिया। अब उसकी नींद दोबारा आने की संभावना नहीं थी। 2 दिन बाद एक मेहमान आया। साउथ सी से कोई लेदर व्यापारी? ट्रेजरर की बात सुनकर अमृता काफी हैरान हुई। जी, कहा जा रहा है कि यह इमल किंगडम का एक छोटा सा व्यापारिक समूह है। उनकी पहचान की जांच करने में काफी समय लग गया, इसलिए मैं आपको अब इसकी सूचना दे पा रहा हूँ। ट्रेजरर ने अफसोस भरे चेहरे से कहा, इस मौसम में? उन्हें नहीं पता था कि समुद्र जम जाएगा, इसलिए वे यहाँ तक आ गए, लेकिन लगता है कि अब उनकी वापसी रुक गई है। कभी कभी मेनलैंड की फिशिंग बोट्स के साथ भी ऐसा होता है। वे अभी कहाँ ठहरे हैं? शुरुआत में एक इन में थे, लेकिन सर्दियों में इन भी बंद हो गया। अब लगता है कि टेम्पल उनकी देखभाल कर रहा है। वहाँ काफ़ी कमरे खाली हैं। ये सामान्य तो नहीं था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए ट्रेजरर ने बिना किसी संदेह के आगे कहा। अब तक एवरन का लेदर मेनलैंड के व्यापारियों के जरिए आता रहा है। बिचौलिया व्यापारी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा रहे हैं, इसलिए अब वे सीधे व्यापार करना चाहते हैं। समझ गई। पहले जब हर ग्रेस के सेक्रेटरी ने लेदर व्यापारी से बातचीत की थी तो बात नहीं बनी। वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये संभव है। उन्हें बुलाइए। अमृता ने सिर हिलाया। ये देखने का अच्छा अवसर था कि बिचौलिया व्यापारी वास्तव में कितना मुनाफा कमा रहे थे, इसलिए इसमें देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी दोपहर व्यापारियों को बुला लिया गया। अमृता ने उनसे ग्रैंड डची के रिसेप्शन रूम में मिलने का निर्णय लिया। निजी तौर पर विशाल ने उसे पूरी शक्ति सौंप रखी थी, फिर भी वह ऐसा प्रभाव नहीं देना चाहती थी कि शादी के तुरंत बाद ग्रैंड डचेस ने आधिकारिक कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। लिशा उसके बगल में बैठी थी और अल्फोंस उसके पीछे खड़ा था। 4 फाइनेंसियर्स दोनों ओर बैठे थे। रिसेप्शन रूम के प्रवेश द्वार पर हलचल होने लगी। बुलाए गए व्यापारी अंदर आए। मैंने सुना था कि ये सभी नाविक हैं, लेकिन इनका शरीर तो काफी। एक ट्रेजरर बुदबुदाया। अमृता उसकी बात नहीं सुन रही थी। सामने सबसे आगे आते लाल बालों वाले व्यक्ति को देखते ही वह आश्चर्य से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लेकिन वह उसका नाम नहीं ले सकी, क्योंकि इस समय एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उसे उसका नाम जानना नहीं चाहिए था। वह व्यक्ति मुस्कुराया। बहुत समय हो गया, सीमा। कितना समय बीत गया। उम्मीद है आप मुझे अभी तक भूली नहीं होंगी। उसकी आंखों और चेहरे पर चमक थी। तभी अमृता को एहसास हुआ कि वह पहले से ही उसे जानता था। इमल के हिज हाइनेस कैड्रियोल, मुझे राहत मिली कि आपको याद है। आपके हाथ का वार खाने के बाद भी मेरा सिर अभी तक झंझना रहा है। अल्फोंस को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन कैड्रियोल के आदमी उससे भी तेज थे। एक आदमी ने अपने मुंह से उंगली से भी पतली एक छोटी सी नाइफ बाहर निकाली। उसने उससे अपने पास खड़े साथी के पेट में वार किया और उसके पेट से एक गोल वस्तु बाहर खींच ली। अजीब चीज को देखते ही अल्फोंस उसकी ओर दौड़ पड़ा। लिशा चीखी, नहीं सर अल्फोंस, हर ग्रेस के पास। लेकिन दोनों पहले ही देर कर चुके थे। स्मोक बॉम्ब फट गया और पूरा कमरा गाढ़े बैंगनी धुएं से भर गया। ये स्मोक बॉम्ब इमल की नेवी का एक खास मेले वेपन था। कैड्रियोल के सभी साथी इमल किंगडम के सबसे कुशल योद्धाओं में से थे। धुएं के बीच भी वे दिन के उजाले की तरह आगे देख सकते थे।
लेकिन एवरन नाइट की ओर से वहां केवल अल्फोंस था। गार्ड्स कमरे में घुस आए, लेकिन घने धुएं में उन्हें अपनी दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। कैड्रियोल अमृता की ओर दौड़ा और उसे झपट कर पकड़ लिया। अल्फोंस केवल अपनी इंद्रियों के सहारे उसके पीछे दौड़ा। 6 तलवारों ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपने रास्ते में आए तलवार को तोड़ दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर वार कर दिया। हालांकि वह कैड्रॉयल के हाथों से अमृता को वापस नहीं छुड़ा सका। लिशर दीवार को छूते हुए बाहर निकल गई। लगातार स्मोक बॉम्ब्स फटने लगे। देखते ही देखते पूरा हॉल धुएं से भर गया। बॉडीगार्ड को बुलाओ, स्ट्रॉन्गहोल्ड के सभी दरवाजे बंद कर दो, लिशर ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर आदेश दिया। अस्वीकार्य भावनाएं। जैसे ही कैड्रियोल अल्फोंस की तलवार से बचकर निकला, वह पूरी ताकत से नीचे की मंजिल की ओर दौड़ा। कितने लोग बचे हैं? 3। अल्फोंस के हाथों उसकी टीम के 3 बेहतरीन योद्धा मारे जा चुके थे। धुआं फैलाने के लिए जान देने वाले साथियों को याद करके कैड्रियोल समझ गया कि कुछ ही पलों में उसके 4 आदमी मारे जा चुके थे। सर्दियों में एवरन असावधान रहता था। उसकी अधिकांश सैन्य शक्ति करम की दिशा में केंद्रित रहती थी। इंसानों द्वारा किए जाने वाले हमले के बारे में उन्होंने शायद ही कभी सोचा था। जमी हुई समुद्री सतह और जमा देने वाली ठंड ही उनके लिए किसी भी अन्य सुरक्षा से बड़ी ढाल थी। इसके अलावा शिकार के आयोजन के कारण सेना से जुड़े लगभग सभी प्रमुख लोग, यहां तक कि अधिकांश बॉडीगार्ड भी, किले से बाहर थे। कैड्रियोल ने सोचा था कि अगर भागने का रास्ता सुरक्षित कर लिया जाए तो एक कमजोर महिला का अपहरण करना आसान होगा। लेकिन उसने एवरन को कम आंक लिया था। जिस क्षण उन्हें पता चला कि दुश्मन किले में घुस आया है, पूरा किला ही सक्रिय हो उठा। कैड्रियोल के आगे और पीछे लोहे के बने भारी दरवाजे नीचे गिर गए। मूल रूप से इनका उद्देश्य बाहर से आने वाले दुश्मनों को रोकना था। लेकिन जब दोनों दरवाजे एक साथ गिर गए तो गलियारे में फंस जाना आसान था। जिस जगह उसे पहुंचना था वह पास थी, लेकिन कैड्रियोल को घुमावदार रास्तों से होकर जाना पड़ रहा था। उसे एक कमरे में घुसना पड़ता, दूसरा दरवाज़ा खोलना पड़ता और फिर नए गलियारे में दौड़ना पड़ता। अगर आरती ने उसे पहले से किले की बनावट न समझाई होती तो साउथ सी के ये बेहतरीन योद्धा भी यहाँ फंसकर मारे जा सकते थे। धत, पीछे से तीरों की बौछार हुई। गार्डों ने गलियारा रोक दिया था। किले के सभी रास्ते सैनिकों ने बंद कर दिए होंगे। जाओ। एली टीम का एक सदस्य पीछे रुक गया। कैड्रियोल चिल्लाया, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और आखिरकार वह पहली मंजिल के गलियारे के आखिरी छोर तक पहुंच गया। दीवार पर बने स्टैचू की बाईं और दाईं कलाई को एक साथ घुमाना, यह एक गुप्त रास्ता है जिसे पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। आरती ने उसे यही बताया था। ये गुप्त रास्ता अंदर से खुलता था और सीधे नदी तक जाता था। लेकिन कैड्रियोल के लिए इतना ही काफी था। इमल एक समुद्री राज्य था, पानी का राज्य। इमल के लोगों के लिए नाव चलाना अपने हाथ पैर चलाने जैसा था। पाल संभालना और हवा के साथ नाव को दौड़ाना वहां 10 साल का बच्चा भी जानता था। नदी भले ही जमी हुई थी, लेकिन वह नदी ही थी। एक बार नाव पर पहुंच जाने के बाद उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दीवार पर बने सेंट के स्टैचू वाली दीवार खुल गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, छोटे छोटे तीर एक के बाद एक सेंट के स्टैचू में जा धंसे। कैड्रियोल ने आखिरी बचा हुआ स्मोक बॉम्ब फोड़ा और गुप्त रास्ते में छलांग लगा दी। लिशर ने अपना क्रॉसबो नीचे कर लिया। उस धुएं के बादल में तीर चलाकर अमृता को लग जाने की कोई गारंटी नहीं थी। सैनिकों का एक दल गुप्त रास्ते में दौड़ता हुआ पहुंचा। लिशर ने कहा, गुप्त रास्ते के बाहर भी लोगों को भेजो, हमें उस रास्ते से होकर जाना होगा। ये सब क्या हो रहा है? अभी ग्रैंड ड्यूक के पास संदेशवाहक भेजो और आरती जॉर्डन को सुरक्षित निगरानी में रखो। लिशर एक के बाद एक आदेश देती गई। मार्गरेट का चेहरा पीला पड़ गया। लिशर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें पता लगाना होगा कि इस गुप्त रास्ते की जानकारी किसने दी। किले में 3 गुप्त रास्ते थे, उनमें सबसे महत्वहीन ये स्टैचू वाला रास्ता था। वास्तव में वो कोई गुप्त रास्ता नहीं, बल्कि आपातकालीन जल आपूर्ति मार्ग था, इसलिए उसकी लंबाई भी कम थी और उसे भागने के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना उचित नहीं था। लेकिन ये बात एवरन या क्रेट्स के लोगों के लिए थी। उसके अंत में एक नदी थी और सामने वाला एममेल का व्यक्ति था। ओह आरती, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? शांत होकर सोचिए।
आरती सबसे संभावित संदिग्ध है। आंट आरती अभी टेम्पल में है और वे लोग भी उसी टेम्पल में ठहरे हुए थे। और क्या वह ग्रैंड डचेस से नफरत नहीं करती थी? लिशा ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा विशाल ने कहा था कि इस रास्ते के बारे में सबको पता है, लेकिन वास्तव में ये जानना आसान नहीं था कि उसे खोला कैसे जाता है। उसने केवल अपने भरोसेमंद वैसल्स को इसकी जानकारी दी थी, ताकि अगर कभी किले पर हमला हो और मुख्य कमांड नष्ट हो जाए तब इसका उपयोग किया जा सके। इन लोगों में किले की देखभाल करने वाले काउंट जॉर्डन और उसका परिवार भी शामिल था, क्योंकि वे ग्रैंड ड्यूक के प्रतिनिधि थे और उनके बच्चे भविष्य में यही जिम्मेदारी संभालने वाले थे। मार्गरेट के चेहरे से सारा खून उतर गया। हमें उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हासिल करनी होगी। आंट मार्गरेट, अगर ग्रैंड डचेस के साथ कुछ हो गया तो आप ग्रैंड ड्यूक का सामना कैसे करेंगी? मार्गरेट चौंक कर सिर उठाने लगी, फिर उसने सिर हिलाया और बाहर की ओर दौड़ गई। कैड्रॉयल के किले से बाहर निकलकर नाव पर सवार होने के बाद अमृता को होश आया। अमृता ने धुंधली आंखें खोलीं और सिर उठाया। वह एक छोटी सी कैबिन में फर्श पर पड़ी थी, जो लगभग ताबूत जितनी सनकरी थी। उसके शरीर पर मोटी फर वाली चमड़े की चादर पड़ी थी। फर्श पर भी एक फर कोट पड़ा था। उसका पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे उसे बुरी तरह पीटा गया हो। वह उठकर बैठ गई। ठंड से जमे शरीर को संभालना मुश्किल था। उसने ओवरकोट उठाकर अपने शरीर पर डाल लिया। उसकी लंबाई उसके टखनों तक पहुंच रही थी। उसकी आखिरी याद यही थी कि कैड्रियोल ने उसे गर्दन के पीछे से पकड़कर उठा लिया था। वह सावधानी से खड़ी हुई। उसके पैरों में पहनी इंडोर सिल्क शूज इतनी ठंडी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर की उंगलियां टूट जाएंगी। पास में बड़े आकार के फर शूज रखे थे। अमृता ने उन्हें पहना और लड़खड़ाते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। छोटी सी बदली हुई नाव बर्फ पर स्लेट की तरह आसानी से आगे बढ़ रही थी। अमृता ने चारों ओर देखा। हवा में सेल्स पूरी तरह फैल चुके थे। नदी का किनारा पलक झपकते ही पीछे छूट रहा था। गर्मी के मौसम में भी एवरन की नाव इतनी तेज नहीं चलती थी। तुम जाग गई। कैड्रियोल ने उंगली चटकाई। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा सहन करो। मुझे पता है कि मार्शनेस की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन मैं अपने साथ कोई फायरप्लेस तो लेकर नहीं चल सकता। अमृता ने तेजी से सांस ली। ठंडी हवा उसके फेफड़ों को जमा रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसी नरक जैसी जगह है। एवरन पागल है क्या? उन्होंने इतनी ठंडी जगह पर किला बनाया और फिर यहाँ शहर बसाकर रहने लगे। मेरे महाराज कैड्रियोल, तुम्हारे फर शूज गर्म हैं। दुल्हन के पैर चाकू से काट देना मेरी इच्छा नहीं है। कैसे? दूसरे नाविक को पाल संभालने का काम सौंपकर कैड्रियोल अमृता के पास आया। अमृता एक कदम पीछे हट गई। मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं कैसे भागा? मुझे किले की बनावट कैसे पता चली? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कैड्रियोल खुलकर हंसा। या फिर उस समय से शुरू करूं जब मेरी गर्दन कट गई थी? तुमने देखा नहीं था, है न? मेरी गर्दन एक ही वार में शरीर से अलग हो गई थी। योर मैजेस्टी, एक्सिक्यूशनर ने मुझे बताया था। मेरे पिता ने जानबूझकर उसे खराब कुल्हाड़ी इस्तेमाल करने का आदेश दिया था, लेकिन मार्शनेस ने पैसे खर्च करके उसके बदले एक तेज कुल्हाड़ी दिलवा दी थी। कैड्रियोल हंसा। क्या मुझे उस छोटी सी दया के लिए तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए? सच कहूं तो मैं बहुत आभारी था। मेरी गर्दन एक ही वार में कट गई। अगर उस कुल्हाड़ी से 5-6 बार वार किया जाता तो अपनी यादें वापस आने के बाद मैं पागल हो जाता। अमृता एक और कदम पीछे हट गई। कैड्रियोल ने उसकी कमर पकड़ ली। उसकी कलाई, जो विरोध करने के लिए झटकी थी, कैड्रियोल ने आसानी से पकड़ ली। सावधान, अगर अभी नाव से नीचे गिरी तो बर्फ से टकराकर तुम्हारा शरीर चकनाचूर हो जाएगा और तुम तुरंत मर जाओगी। कैसे? अमृता के मुंह से बस यही शब्द निकला। कैड्रियोल इमल किंगडम का फर्स्ट प्रिंस था। वही साउथ सी का पायरट किंग था। इमल किंगडम साउथ सी में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राज्य था। उसकी आबादी कम थी और भूमि उससे भी कम। प्राकृतिक संसाधन नहीं थे और खारी जमीन के कारण खेती भी विकसित नहीं हो सकी थी। फिर भी क्रेट्स जैसी परिस्थितियों में भी उन्होंने आयंस किंगडम जैसी उन्नत तकनीक विकसित नहीं की। जो उद्योग विकसित हुआ वह था मछली पकड़ना, लेकिन समुद्री भोजन का व्यापार भी समुद्र तट तक ही सीमित था। क्रेट्स के विकास के साथ साथ एममेल और भी गरीब होता गया।
तभी कैड्रियोल की नज़र पायरेसी पर पड़ी। शुरुआत से ऐसा नहीं था। पहले उन्होंने अपनी उन्नत नेविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शिप बिल्डिंग और समुद्री व्यापार के लिए किया था, लेकिन इंपीरियल सपोर्ट प्राप्त ड्यूक ऑफ रियागन ने उसे कुचल दिया। कुछ ही वर्षों में कैड्रियोल को समझ आ गया कि क्रेट्स एम्पायर के बड़े व्यापारिक तंत्र के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए उसने साउथ सी के पायरेट्स को अपने अधीन कर लिया और सभी को अपने झंडे के नीचे एकजुट कर दिया। शुरुआत से ही साउथ सी के बहुत से पायरेट्स इमल किंगडम से आते थे। दूसरे किंगडम्स से आने वाले पायरेट्स भी अक्सर साउथ सी के लोगों के नियंत्रण में थे। संगठित पायरेट्स ने क्रेटिजियन मर्चेंट शिप्स को निशाना बनाना शुरू किया और समय समय पर दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में लूटपाट की। इससे एम्पायर की नेवल फोर्सेस कमजोर होने लगीं। उसी समय कैड्रोयल ने एममेल के प्रिंस के रूप में खुद को साउथ सी का प्रोटेक्टर घोषित कर दिया। कहा जाने लगा कि इमल नेवी द्वारा सुरक्षित कोई भी मर्चेंट शिप समुद्र पार सुरक्षित जा सकती है। एम्पायर के दक्षिणी क्षेत्रों को देश की स्थापना के समय से ही पायरेसी की समस्या झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब से अगले 10 वर्षों में इंपीरियल नेवी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचने वाली थी और पायरेट्स की शक्ति बढ़ने वाली थी। वास्तव में ऐसी स्थिति आने वाली थी जहां दक्षिणी क्षेत्र इमल नेवी की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते थे, और यह सब कैड्रियोल ने किया था। इसीलिए अमृता ने कैड्रोयल से हाथ मिलाया था। उनका पहला समझौता ग्रैंड ड्यूक विजय को हटाने के लिए अनाज की कीमतों में हेरफेर करना था। यह ऐसा सौदा था जिसे कैड्रियोल मना नहीं कर सकता था। उसे अलग से धन मिला और अनाज की व्यापारिक दुकान भी मिली। जैसे जैसे अनाज की कीमत बढ़ी, लूटा हुआ अनाज दक्षिणी क्षेत्रों में वापस बेचकर उसे 3 गुना लाभ हुआ। ग्रैंड ड्यूक विजय के हटने के बाद भी कुछ समय तक उनका गठबंधन जारी रहा, क्योंकि लॉरेंस अब ड्यूक ऑफ रियागन को भी अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन अंत में अमृता ने कैड्रोयल को धोखा दे दिया, क्योंकि उसके पास उसकी साजिश के सबूत थे। अमृता पर भरोसा करने के बाद कैड्रोयल को उसके अपने राजा ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और उसकी गर्दन काट दी गई थी। उस दिन क्रेट्स एम्पायर ने किंग इमल को सैनिक उपलब्ध कराए थे। सटीक रूप से कहें तो वह लॉरेंस था। कैसे? अमृता ने मजबूर होकर दोबारा पूछा। कैड्रियोल मुस्कुराया। लगभग 4 महीने पहले मैं सोते सोते जाग गया। मैं ये देखकर इतना हैरान और आभारी था कि मेरी गर्दन अभी भी अपने शरीर से जुड़ी हुई थी। पहले मुझे लगा कि मैंने एक अजीब सपना देखा था, लेकिन उस दिन से सब कुछ अजीब लगने लगा। डॉक्यूमेंट्स, लोग, वे सभी चीजें जिन्हें मैं पहले ही देख चुका था, यहाँ तक कि वह दिन भी जब तूफान आया था। मेरी यादें धीरे धीरे इतनी स्पष्ट होती गईं कि मैं इसे सिर्फ सपना नहीं कह सकता था। कैड्रियोल ने कहा, तो बताओ मार्शनेस, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सबसे पहले क्या सोचा होगा? मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें अपने हाथ में लेना था। कैड्रोयल ने अमृता की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार याद किया है। मैंने इसके बारे में कई बार सोचा, जब हम दोबारा मिलेंगे तो क्या मुझे तुम्हारा गला दबा देना चाहिए या तुम्हें चूमना चाहिए? वो गुस्से से हंसा। उसकी धीमी फुसफुसाहट अमृता के होठों पर आकर ठहर गई। अमृता ने सांस रोक ली। दुनिया में किसी और के पास पिछली जिंदगी की यादें नहीं थीं। अमृता ने कई तरीकों से यह बात सुनिश्चित की थी, लेकिन कैड्रियोल के पास थीं। कैड्रियोल ने उसे चूम लिया। अमृता ने पूरी ताकत से अपने होठों को काटकर विरोध किया। हाँ, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। दिल इस चैप्टर में विशाल का सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं है कि वह अचानक कोल्ड या डिस्ट्रस्टफुल हो जाएगा, बल्कि उसका ट्रस्ट मैच्योर होगा। चैप्टर 61 में अमृता ने उसे वार्निंग दी थी कि लोग अचानक और अप्रत्याशित कारणों से बिट्रे कर सकते हैं। विशाल ने उस समय बेसिकली सोचा था कि मेरे अपने लोग ऐसा नहीं करेंगे। उसे अपने कैसल और अपने लोगों पर इतना भरोसा था कि उसने अंदर से खतरे की कल्पना ही नहीं की। और अब वही बात उसके सामने सच बनकर खड़ी है। विशाल को सबसे ज़्यादा चोट किस बात से लगी? सिर्फ अमृता के चले जाने से नहीं, बल्कि इस रियलाइजेशन से। मैंने उसे सुरक्षित समझा था, लेकिन मैं गलत था। उसका पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन इसी वजह से है। वो सोचता है, मैंने अमृता की वार्निंग नहीं मानी। मैंने आरती को पहले ही रोकना चाहिए था। मैंने अपने लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। मैंने सोचा कि मेरे कैसल के अंदर बिट्रेयल असंभव है।
मैंने सोचा कि क्योंकि मैं अमृता को सम्मान देता हूँ, बाकी लोग भी उसे उसी तरह सम्मान देंगे। और सबसे पेनफुल बात यह है कि अमृता ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। इसलिए विशाल खुद को माफ नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या वो अब सब पर शक करने लगेगा? मुझे नहीं लगता। और यही विशाल की खूबसूरती है। अगर वह इस घटना के बाद हर व्यक्ति को दुश्मन समझने लगे, तो वह वही विशाल नहीं रहेगा जिसे हम जानते हैं। उसकी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ग्राउंडेड और जेन्युइनली ट्रस्टिंग है। इसलिए उसका एवोल्यूशन कुछ ऐसा होगा। पहले, ग्रेटर दैन, ये मेरे लोग हैं, इसलिए मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ। अब, ग्रेटर दैन, ये मेरे लोग हैं, इसलिए मैं इन पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनकी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। यानी वो ट्रस्ट करना बंद नहीं करेगा, ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करेगा। आरती वाली घटना उसके लिए खास तौर पर बड़ी सीख है। विशाल पहले से जानता था कि आरती अमृता के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन उसने सोचा कि यह अमृता और उसकी लेडी इन वेटिंग के बीच का मामला है। अब उसे समझ आता है कि नहीं, अमृता उसकी पत्नी है, उसकी सुरक्षा, सम्मान और पोजीशन की जिम्मेदारी विशाल की भी है। इसलिए आगे विशाल शायद लोगों के मोटिव्स को ज़्यादा ध्यान से देखेगा और सिक्योरिटी के मामले में ज़्यादा कठोर होगा। लेकिन वह हार्टलेस नहीं बनेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उसकी आखिरी लाइन लगती है, ग्रेटर दैन, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू सीमा। असल में वह लिशा को नहीं, खुद को रियशो कर रहा है। उसे नहीं पता अमृता कहाँ है, उसे नहीं पता वह सुरक्षित है या नहीं, फिर भी वह खुद से कहता है कि कुछ नहीं होगा। और जब लिशा उसका ब्रेसलेट देती है, विशाल उसे अपने पास रख लेता है। वह ब्रेसलेट जैसे अमृता का छोटा सा हिस्सा बन जाता है जिसे वह अपने साथ लेकर निकलता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह घटना विशाल को सिनिकल नहीं, वाइसर बनाएगी। वह आगे भी लोगों से प्यार करेगा और उन पर विश्वास करेगा, लेकिन अब वह ये समझ चुका है कि अच्छा इंसान होना और अच्छी जजमेंट रखना दो अलग चीजें हैं। और ऑनेस्टली यही इस चैप्टर की ट्रेजेडी भी है और विशाल के कैरेक्टर डेवलपमेंट की शुरुआत भी। ये रहा पूरा पैराग्राफ हिंदी में, बिना छोटा किए। अगले दिन लगभग आधी रात को कैड्रियोल बंदरगाह पहुंच गया। उसने पहले ही एक सुरक्षित ठिकाने और गोदाम का इंतजाम कर लिया था, इसलिए वह बिना किसी की नज़र में आए शहर में प्रवेश कर सकता था। फिर भी उसके मन में ये डर था कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। लेकिन इस अंधेरे में जमे हुए समुद्र की ओर निकलना बहुत जोखिम भरा था। ये पता लगाना असंभव था कि कहाँ बर्फ टूट रही है और कहाँ बहती हुई बर्फ की चट्टानें बह कर आ रही हैं। मुख्य जहाज दूर समुद्र में, इतनी गहराई वाले स्थान पर लंगर डाले प्रतीक्षा कर रहा था कि वहां समुद्र जम नहीं सकता था। ये भी खतरनाक था, लेकिन बर्फ में फंस जाने की संभावना को देखते हुए यही बेहतर विकल्प था। एक बार दोनों जहाज जुड़ जाते तो एवरन का जहाज उन्हें पकड़ नहीं पाता। कैड्रॉयल ने अमृता को, जिसे वह अब तक एक बोरे की तरह उठाकर ला रहा था, आग के सामने नीचे उतार दिया। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तब तक घर का मालिक और उसके परिवार के लोग, जिन्हें हाथ पैर बांधकर और मुंह बंद करके आग के सामने लिटा दिया गया था, वहां से घसीटकर बाहर ले जाए गए। कैड्रॉयल ने अमृता के ऊपर डाली हुई अपनी चादर उतार दी। केबिन के अंदर रहने के बावजूद अमृता का शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। उसका चेहरा राख जैसा सफ़ेद था और उसके होंठ बैंगनी पड़ चुके थे। उसका चेहरा देखते ही कैड्रियोल के मन में उसके अपने फटे हुए होंठों का गुस्सा भी नहीं रहा। इतने कमजोर शरीर के साथ तुमने किसी उत्तरी आदमी से शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? इसका आपसे कोई संबंध नहीं है, योर हाइनेस कैड्रियोल। अमृता ने कांपते हुए उत्तर दिया। नाविक ने आग के ऊपर लटक रही केतली से गर्म पानी निकाला और कैड्रियोल को दे दिया। कैड्रॉयल ने कप अमृता के हाथ में थमा दिया। अमृता अपने जमे हुए शरीर के कारण उसे उठा भी नहीं पा रही थी। तब कैड्रॉयल ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कप उसके होंठों तक ले जाकर उसे पानी पिलाया। 2 कप गर्म पानी पीने और कुछ देर आग के सामने बैठने के बाद अमृता के होंठों का रंग वापस लौटने लगा। इस बार कैड्रियोल ने उसे गर्म दलिया दिया। खाना आसान नहीं था, लेकिन अमृता ने पूरी कोशिश करके उसे खाया। उसके शरीर को टिके रहने के लिए भोजन आवश्यक था और अपनी सोचने समझने की शक्ति वापस पाने के लिए भी उसे ताकत चाहिए थी। उसके शरीर का कांपना तुरंत बंद नहीं हुआ। इसकी वजह ठंड थी, लेकिन तनाव के साथ वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने शरीर की किस आवश्यकता पर ध्यान दे।
आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो मूल रूप से तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का था। कैड्रियोल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे ये बिल्कुल पता नहीं था कि अमृता अतीत में कैसे लौटी थी। पिछले 1 महीने के दौरान उसने ये पता लगा लिया था कि किसी और को पिछली जिंदगी की यादें नहीं थीं, इसलिए कैड्रियोल को बहुत संभावना लगती थी कि अमृता को भी अपनी पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं होगी। इसीलिए वह उसे औपचारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव देने वाला था। मार्शनेस ऑफ रोसन होने के कारण वह इमल के प्रिंस के स्तर की नहीं थी, लेकिन इतनी निम्न भी नहीं थी कि उससे विवाह न किया जा सके। और चूंकि लॉरेंस सम्राट का पुत्र था, अमृता इस गठबंधन के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। वह इमल और लॉरेंस के बीच गठबंधन को अस्वीकार नहीं करती। एक बार अमृता से विवाह करके उसे अपने हाथ में ले लेने के बाद उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती। वह उसे मीरा और लॉरेंस से अलग कर देता और पूरी तरह अपने प्रति समर्पित कर देता। अगर अमृता उसकी पत्नी बनकर उसकी मदद करती और अपनी प्रतिभा को पहले की तरह विकसित करती तो यह अच्छा ही होता। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं भी कर पाती तब भी कोई समस्या नहीं थी। उसे बस अमृता को अपने पास रखना था और उसे कुछ न करते हुए देखना था। कैड्रियोल को पूरा विश्वास था कि वह अमृता को अपने प्रेम में डाल सकता है। आखिर वह उसे दुनिया की सबसे कीमती इंसान की तरह रखेगा और भरपूर प्रेम देगा, तो वह उससे प्रेम क्यों नहीं करेगी? भविष्य की मार्शनेस ऑफ रोसन होने के बावजूद वह केवल 18 साल की एक ऐसी लड़की थी जो स्नेह के लिए तरसती थी। लेकिन जब तक कैड्रियोल राजधानी पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे हैरानी हुई कि मार्शनेस ने ग्रैंड ड्यूक एवरन से विवाह करने के बाद उसे छोड़ दिया। कैड्रियोल ने सिर हिलाते हुए कहा। अमृता मन ही मन उसके विचारों को समझने की कोशिश कर रही थी। कैड्रियोल उसकी बेचैनी देखकर हंस पड़ा। तभी मुझे पता चला कि मार्शनेस के पास भी पिछली जिंदगी की यादें हैं। कितनी दूर तक? तुम्हें क्या क्या याद है? मृत्यु का क्षण। अमृता ने केवल इतना ही उत्तर दिया। उसे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसने रिग्रेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था। कैड्रियोल को यकीन हो गया और उसने सिर हिलाया। क्या लॉरेंस ने तुम्हें धोखा दिया? खैर, ये तो पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता था। मार्शनेस ने लॉरेंस को कठपुतली बनाया, लेकिन खुद सत्ता संभालने की कोशिश नहीं की। अमृता ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे अफसोस है। अगर मैंने ये देखा होता तो मैं खुशी से हंसता। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? लॉरेंस को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। जिस इंसान पर तुमने भरोसा किया उसी से धोखा खाना काफी दर्दनाक रहा होगा, है ना? अमृता यह नहीं कह सकती थी कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ था, लेकिन वह अपनी कमजोरी कैड्रियोल को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। कैड्रियोल ने फिर अपने दांत दिखाते हुए हंस दिया। अमृता ने अपनी ठंडी उंगलियों को आपस में कस लिया। तो इस बार ग्रैंड ड्यूक एवरन ही तुम्हारा चुना हुआ पुरुष है, या सेंटिस? अपना उद्देश्य बताइए। आप इतनी दूर आए हैं तो निश्चित ही कोई गंभीर कारण होगा। अमृता ने दृढ़ता से कहा। भले ही कैड्रियोल उसके लिए खतरा था, लेकिन यह मानना गलत था कि वह उसे मारने आया है। अगर ऐसा होता तो उसे खुद आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह राजधानी पहुंचने तक इंतजार करके किसी हत्यारे को भेज सकता था। अगर वह बदला लेने के लिए खुद उसे मारने आया होता तब भी यही बात लागू होती। उसे इस तरह खींचकर यहाँ लाने और बातें करने के बजाय वह उसे स्ट्रॉन्गहोल्ड में पकड़ते ही मार सकता था। उसके लिए भाग निकलना भी बहुत आसान होता। तभी कैड्रियोल ने वह बात कही जिसकी अमृता ने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी बन जाओ। अमृता ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह पहले ही समझ चुकी थी कि कैड्रियोल का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसे ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे। मार्शनेस, तुम ग्रैंड ड्यूक एवरन के अधीन रहने के लिए बहुत योग्य हो। वह तुम्हारी क्षमताओं का आधा भी उपयोग नहीं कर पाएगा। क्या आपका मतलब है कि योर हाइनेस कैड्रियोल अलग हैं? मेरे पास पिछली जिंदगी की यादें हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से अलग हूं। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो साम्राज्य को उलट देना भी असंभव नहीं होगा। मुझे पहले इमल किंगडम में कोई रुचि नहीं थी। मैं लॉरेंस से बदला लेने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सेंटिस और ग्रैंड ड्यूक एवरन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे उत्तरी क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है। मार्शनेस बीच में मध्यस्थता करेगी। मैं दक्षिण संभालूंगा और ग्रैंड ड्यूक एवरन उत्तर। दोनों मिलकर साम्राज्य के मुख्य भूभाग पर दबाव डालेंगे और साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट देंगे। योर हाइनेस कैड्रियोल,
अगर मार्शनेस ने सेंटस की खातिर ग्रैंड ड्यूक एवरन से हाथ मिलाया होता तो इसका परिणाम बहुत बेहतर होता। इस बार तुम्हें साम्राज्य की क्राउन प्रिंसेस बनने के बजाय ग्रैंड ड्यूक के साथ खुशी से रहना चाहिए था। अमृता चुप रही। कैड्रियोल अमृता के पुराने रूप को जानता था, इसलिए वह जानता था कि वह उस पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी। उसे मनाना आसान नहीं था। कैड्रियोल खुशी से हंसा। या फिर तुमने ग्रैंड ड्यूक से सेंटस के लिए विवाह नहीं किया था, बल्कि अपने निजी भावों के कारण उससे शादी की थी? अमृता उलझ गई और अपनी बात का विरोध करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कैड्रियोल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम्हारे दिल में शुरुआत से ही ग्रैंड ड्यूक एवरन था, इसलिए ऐसा करना कोई असामान्य बात नहीं है। कैड्रियोल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। अमृता ने अपनी छवि उसकी सुनहरी आंखों में प्रतिबिंबित होते देखी। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण सी हैरानी थी। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे इसका पता नहीं चलेगा? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं, कैड्रियोल ने कहा। और चाहे इनमें से कोई भी बात सच हो, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि सब कुछ भूल सकता हूं। मेरे पास आ जाओ। मैं मना करती हूं। अमृता ने अपना हाथ छुड़ा लिया और अपना चेहरा फिर आग की ओर कर लिया। ये सच है कि मैं एक दुष्ट महिला हूं, लेकिन मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि दूसरी बार अपना स्वामी बदल दूं। तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। मैं तुम्हें टुकड़ों में काटकर जिंदा समुद्र में फेंकूंगा और सेंटस तथा ग्रैंड ड्यूक के सामने इसका विशेष आनंद लूंगा। क्या आपको यकीन है कि मुझे मारना आपके लिए लाभदायक होगा? अमृता ने फिर उसकी ओर देखा। चिंता से कांपती उसकी टर्कवॉइज आंखों में अब फिर से वही ठंडी चमक लौट आई थी। क्योंकि आपको यकीन नहीं है, इसलिए आपने मुझे अभी तक मारा नहीं। बात मार्शनेस को मारने की नहीं है। मैं तुमसे मेरे पास आने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं आपके साथ चली जाऊं और अपनी योजना आपको बता दूं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? यह मुश्किल होगा। आपकी योजना पहले ही विफल हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास पिछली जिंदगी की यादें हैं। कैड्रियोल ने कंधे उचका दिए। ठीक है, तुम्हें अपने पास रखकर और इस बात पर नजर रखकर कि तुम कुछ न कर सको, मुझे वैसे भी कुछ खोना नहीं है। मुझे मार देना उससे आसान होगा। अमृता ने कहा, मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगी, योर हाइनेस कैड्रियोल, लेकिन मैं आपको एक योजना दूंगी। हम पहले भी अच्छे सहयोगी रहे हैं, इस बार भी हम अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। और फिर तुम मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहती हो। मुझे माफ करना, सीमा, इस बार मेरा क्रेट्स एम्पायर के उत्तराधिकार संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान क्वीन ऑफ इमल, अमृता ने संक्षेप में कहा। जब उसने देखा कि कैड्रियोल का ध्यान पूरी तरह उसकी ओर है, तो उसने कहा, 6 महीने के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसका योर हाइनेस से कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन यह हत्या क्रेट्स एम्पायर के हाथों होगी। मैं इतना बड़ा कारण पैदा करूंगी कि इमल को क्रोधित होकर सैन्य कार्रवाई करनी पड़े और किंग इमल को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े। आपको इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। अमृता ने ऐसा कहा। यह उस कैड्रियोल को मनाने का एकमात्र तरीका था, जिसके पास पिछली जिंदगी की यादें थीं। वह जितने भी बड़े वादे कर ले, कैड्रियोल उस पर विश्वास नहीं करेगा। पिछली जिंदगी में अमृता उसे पहले ही धोखा दे चुकी थी, इसलिए उसे उससे भी बड़ी चीज सामने रखनी थी। उसे यह विश्वास दिलाना था कि अगर बाद में वह उसे फिर धोखा भी दे, तब भी कैड्रियोल को नुकसान नहीं होगा। इमल के राजपरिवार की परिस्थितियां काफी जटिल थीं। कैड्रियोल के पिता, वर्तमान राजा, लगभग 60 वर्ष के थे। कैड्रियोल पहला राजकुमार था और उसका कोई सगा भाई बहन नहीं था। इसका कारण ये था कि राजा और उसकी पहली पत्नी, कैड्रियोल की मां, के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तराधिकारी पैदा होते ही राजा और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से मिलना तक लगभग बंद कर दिया था। और पहली रानी की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी कैड्रियोल से उम्र में छोटी, सुंदर और बेहद आकर्षक थी। राजा अपनी नई रानी से पैदा हुए छोटे बेटे से बहुत प्रेम करता था और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना पसंद करता था। इसके विपरीत, वह कैड्रियोल से नफरत करता था क्योंकि कैड्रियोल अपनी मृत मां जैसा दिखता था। उस समय कैड्रियोल का छोटा सौतेला भाई केवल लगभग 7 साल का था, जबकि कैड्रियोल पहले ही 35 वर्ष से अधिक का हो चुका था। ऐसे में राजा के लिए अपने दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी बनाना संभव नहीं था, क्योंकि उसे कम से कम 15 साल और जीवित रहना पड़ता।
इसके अलावा कैड्रियोल पहले ही इमल के राज सिंहासन पर वास्तविक रूप से काफ़ी नियंत्रण हासिल कर चुका था। उसने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की थीं और जनता का समर्थन भी हासिल कर रहा था। राजा के लिए कैड्रोयल एक कांटे की तरह था। उसकी नज़र में कैड्रोयल उसका पुत्र और उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उसकी सत्ता छीनने वाला राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी था। इसलिए जब अमृता ने कैड्रियोल को खत्म करने के लिए झूठा आरोप और सैनिकों को तैयार किया, तो राजा ने उसे लागू करने में जरा भी संकोच नहीं किया। कैड्रियोल कुछ देर तक चुप रहा। तुम क्वीन की हत्या करना चाहती हो? मैं आपके लिए वह सबसे जरूरी और सबसे हताश कदम उठाने जा रही हूं, जो इस समय आवश्यक है। कैड्रोयल ने धंसी हुई निगाहों से अमृता को देखा। अमृता समझ गई कि वह बातचीत के लिए तैयार हो चुका है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हम रियागन डची में पहले ही एक तलवार गाड़ चुके हैं। मैं हर मैजेस्टी की हत्या करूंगी और उसका दोष रियागन डची पर डाल दूंगी। हर मैजेस्टी गुप्त रूप से रियागन डची के साथ हाथ मिला रही हैं। मुझे यकीन है कि आप ये जानते हैं। दोनों पक्षों की राय अलग है, हाँ, लेकिन आप आधिकारिक रूप से रियागन डची और क्वीन के संबंधों से अनजान हैं, इसलिए ये सैन्य कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होगा। कैड्रियोल ने संदेह भरे चेहरे से पूछा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच में ऐसा करने वाली हो? आपने राजधानी में मेरे बारे में पहले ही पता कर लिया होगा, इसलिए आपको ये भी पता होगा कि मैं हर मैजेस्टी की लेडी इन वेटिंग बन चुकी हूं। कैड्रियोल ने सिर हिलाया। एम्प्रेस की इच्छा रियागन डची को नष्ट करना है, और आप इसका इस्तेमाल साम्राज्य के अंदरूनी संघर्ष के लिए करेंगी। हाँ, क्योंकि रियागन डची कोई छोटा शिकार नहीं है। पूरी संभावना थी कि ग्रैंड ड्यूक विजय सामने आएगा। आखिर नमक का व्यापार बेहद लाभदायक था, और इस समय एम्परर के आदेश के तहत रियागन डची ही साउथ सी में नमक के वितरण का जिम्मा संभाल रहा था। नमक के एकाधिकार से होने वाली आय भी एम्परर की सबसे बड़ी आय का स्रोत थी। अगर उस पर हाथ डाल दिया जाए तो उसे आसानी से दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता था। कैड्रियोल ने कुछ देर तक सोचा। अमृता को अपनी बात समझाने की जरूरत भी नहीं थी, वह खुद ही उसकी सोच का अनुमान लगा सकता था। सबसे खराब स्थिति में पिता का संबंध इंपीरियल रिबेलियन से जोड़ दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तब भी यह सामने आ जाएगा कि क्वीन का साम्राज्य के सॉल्ट मोनोपोली में हाथ है। ग्रेगोर किसी भी हालत में चुप नहीं बैठ सकता। मैं दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन इमल के किंग को भी अपनी गंभीरता दिखानी होगी। इसका मतलब था कि क्रेट्स एम्पायर के दबाव को कारण बनाकर किंग इमल को सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। अमृता ने शांत स्वर में कहा, मैं यह आपके लिए नहीं कर रही हूँ, और मैं ये तभी कर सकती हूँ जब मैं एम्पायर में रहूँ। आपको केवल सही समय पर अपनी तरफ से कार्रवाई करनी होगी। अगर आप आज हमारी मुलाकात की बात छिपाकर रखते हैं तो किसी को आप पर शक करने का कोई कारण नहीं मिलेगा। वो शांत होकर कैड्रियोल के सोचने का इंतजार करती रही। इस बीच उसके शरीर का कांपना भी रुक गया था। कैड्रियोल ने पूरी जिंदगी अपने पिता के कारण कष्ट सहा था और अपनी सौतेली माँ से भी संघर्ष किया था, जिसके साथ उसके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। उसने ये भी जान लिया था कि वह चाहे अपने देश के लिए कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले और उसे कितना भी समृद्ध बना दे, उसका अपना पिता अंततः उसे धोखा देगा। अगर वह अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने का दोष अपने सिर लिए बिना उन दोनों से छुटकारा पा सकता था, तो उसके लिए इससे बड़ी इच्छा और क्या हो सकती थी। अगर अमृता सफल होती तो वह बिना किसी नैतिक दाग के सिंहासन पर बैठ सकता था, और अगर वह असफल होती तो भी कैड्रियोल कुछ नहीं खोता। और एक बार वह राजा बन गया तो अमृता के पास उसे नुकसान पहुंचाने का रास्ता भी नहीं रहेगा। कैड्रियोल के लिए यह एक साथ उसकी दोनों चिंताओं को समाप्त करने का उपाय था। अगर उसे रियागन डची की कुछ संपत्ति भी मिल जाती तो यह उसके लिए बहुत बड़ा लाभ होता। अमृता कैड्रियोल को अच्छी तरह जानती थी। जितना कैड्रियोल अमृता को जानता था, कम से कम उतना ही वह भी उसे जानती थी। इसलिए उसे पता था कि यह प्रस्ताव कैड्रियोल के लिए स्वीकार करने योग्य है। कैड्रियोल ने जटिल भावों से अमृता की ओर देखा। अमृता फायरप्लेस के सामने कालीन पर पड़ी हुई थी। कैड्रियोल ने ऊपर से उसकी ओर देखा। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे गर्भ से पैदा होने वाला उत्तराधिकारी भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे गुणों वाला होगा। तो क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं या नहीं? अमृता ने बिना डगमगाए पूछा। कैड्रियोल ने खोखली सी हंसी हंसी, फिर वह सीधा खड़ा हो गया। उसने अमृता की ओर हाथ बढ़ाया।
अमृता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। उसका थका हुआ शरीर मुश्किल से ही हिल पा रहा था, इसलिए दोबारा फर्श से उठना भी उसके लिए कठिन था। मेरी तरफ से भी एक प्रस्ताव है, क्या? अमृता ने सिर थोड़ा झुका दिया। कैड्रियोल ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, मार्शनेस का उद्देश्य ग्रैंड ड्यूक एवरन को एम्परर बनाना है ना? जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगी? क्या आप मुझे इमल की सेविका बनाकर बुलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एक महिला के रूप में मेरे पास आ जाओ। कैड्रियोल की सांस अमृता की हथेली से टकराई। अगर ग्रैंड ड्यूक एवरन ही तुम्हारा एकमात्र स्वामी है, तो सब कुछ पूरा होने के बाद भी तुम्हें उसके साथ रहने पर जोर देने की जरूरत नहीं होगी, है न? आखिर तुम्हारा किसी छोटी सी सार्वजनिक भूमिका में बने रहने का कोई इरादा नहीं होगा? यह सही है। अगर तुम कहीं जाकर शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहती हो, तो मेरे पास आ जाना। साउथ सी की जलवायु निश्चित रूप से मार्शनेस के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होगी। आपको मुझ पर नज़र रखने के लिए इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, तब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। कैड्रियोल ने अपने होंठ अमृता की हथेली पर रखे और अपनी सुनहरी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा। तब अमृता ने उदास चेहरे के साथ अपना सिर उठाया। क्या आप सच में ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप मेरे इरादे को नहीं समझते, या फिर जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहे हैं जैसे आप समझते ही नहीं? अमृता झिझक गई। कैड्रियोल ने सिर हिलाया, फिर उसने अमृता का हाथ खींचा और अपनी दूसरी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। अमृता को उसने आसानी से उठा लिया। अब उसकी स्थिति ऐसी थी मानो वह कैड्रियोल की गोद में बैठी हो। आप पागल हैं। क्या आप भूल गए कि आपने मुझे क्या प्रस्ताव दिया था? नहीं, मुझे याद है, वह गठबंधन के लिए था, है न? ग्रैंड ड्यूक विजय को हटाए हुए ज्यादा समय नहीं बीता था। उस समय अमृता कैड्रियोल से मिलने वाली हर चीज पहले ही हासिल कर चुकी थी, इसलिए वह विवाह जैसे जटिल गठबंधन में नहीं पड़ना चाहती थी। लॉरेंस के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे लिशा के पास भी रहना था। उसका राजधानी छोड़कर इमल जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने कैड्रियोल को मना कर दिया था। कैड्रियोल का चेहरा अविश्वास से भर गया। इतना अपमान मुझे पहली बार महसूस हो रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपको सच में ऐसी औरत पसंद करने की कोई अजीब आदत है, जिसने आपकी ही गर्दन काटने की कोशिश की थी? लगता है मेरा स्वाद सच में खराब है, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं किसी रत्न को देखता हूं, तो पहचान जाता हूं कि वह कितना कीमती है। कैड्रियोल ने अपनी तर्जनी उंगली हल्के से अमृता की कनपटी पर रखी। फिर उसने उसकी चेहरे की रेखाओं पर उंगली फेरते हुए उसकी ठुड्डी ऊपर उठा दी। ऐसा होते ही अमृता का घबराना स्वाभाविक था। कैड्रियोल की आंखों में तरह तरह की जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। उनमें से आधी शायद नफरत थी, लेकिन बाकी आधा उससे भी आगे की कोई भावना थी। गंभीरता से सोचो, सीमा, मैं परिस्थिति के पूरी तरह सुलझने तक इंतजार करने को तैयार हूं। ठीक उसी समय, कैप्टन, बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। धड़ाम, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर खुल गया। कैड्रियोल ने तुरंत अमृता को फर्श पर गिराया और अपने शरीर से उसे ढक लिया। ठंडी हवा के साथ खून की गंध भी अंदर आ गई। अमृता अभी इस अचानक हुए हमले से संभल भी नहीं पाई थी कि कैड्रियोल ने उसे खींच लिया। फिर वो उछलकर खड़ा हुआ और अपनी तलवार बाहर निकाल ली। दरवाजे से एक शव अंदर आकर गिरा। विशाल धीरे धीरे उस शव को पार करता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। हे भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम खुद यहाँ आओगे, कैड्रियोल ने हल्की सी कराह के साथ कहा। अमृता को स्ट्रॉन्गहोल्ड से छीनकर ले जाने के बाद अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। उसे उम्मीद थी कि एवरन उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि शिकार पर गए विशाल इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएगा। विशाल ने उसे ऐसी ठंडी निगाह से देखा, मानो उसकी आंखों की ठंड ही उसे जमा देगी। मेरी पत्नी को छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। असलियत यह है कि जैसे ही मैं उसे छोड़ूंगा, उसी क्षण मेरी मौत हो जाएगी। कैड्रियोल ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। क्या सोचती हो, सीमा? अगर मैं तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर धमकी दूं, तो क्या तुम मुझे इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सकती हो? मजाक करने का समय नहीं है। अमृता के इतना कहते ही विशाल के चेहरे का रंग बदल गया। क्लेन, कैड्रियोल ने हैरानी से अपना हाथ ऊपर उठाया।
एक ही पल में विशाल की भारी तलवार ने उसके लोहे के आर्म गार्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया। कैड्रॉयल पीछे हट गया और विशाल ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। क्लैंग कांग तंग कमरे में तलवारों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। कैड्रियोल लगातार पीछे हटता गया। उसने अपनी कमर से पिस्टल निकाल लिया, लेकिन विशाल की तलवार उससे तेज थी। कैड्रॉयल ने अमृता को धक्का देकर दूर किया और फर्श पर लुढ़क गया। इस तरह उसने वह तलवार बचा ली जो उसके कंधे को भेदने वाली थी। विशाल की तलवार लकड़ी की खिड़की के शटर्स से जा टकराए। विशाल की क्लोक हवा में लहराई और फायरप्लेस की रोशनी भी हवा के झोंके से कांप उठी। ओह! विशाल का हाथ अमृता की बाह तक पहुंचा और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। अमृता को बिल्कुल पता नहीं था कि यह लड़ाई किस दिशा में जाएगी। जब तक वह सोच पाती, विशाल उसे पीछे छोड़कर कमरे के दूसरे कोने में पहुंच चुका था। वो दरवाजे से आने वाले किसी नए दुश्मन से अमृता की रक्षा करने के लिए उसे अपने पीछे रख रहा था। कैड्रियोल गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता? विशाल ने शांत स्वर में कहा, लड़ाई के बीच भौंकना ऐसी चीज है जो कुत्ते भी नहीं करते। रुकिए! अमृता दौड़कर गई और विशाल की कमर से लिपट गई। उसकी बाहें विशाल के पूरे धड़ तक भी नहीं पहुंच पा रही थीं। विशाल अचानक रुक गया। उसे डर था कि जरा सी गलत हरकत से अमृता को चोट लग सकती है। अमृता ने कैड्रियोल को पुकार कर कहा, जाए। कैड्रियोल ने अविश्वास से पूछा, तुम मुझे अपने दुश्मन से भागने के लिए कह रही हो? क्या तुम एवरन के क्षेत्र में एवरन से लड़ोगे? क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है कि यह उसका क्षेत्र है? सीमा! विशाल ने उसे पुकारा, कृपया उसे जाने दीजिए, उसे अभी नहीं मरना चाहिए। यहाँ कैड्रियोल की मृत्यु से जो कूटनीतिक स्थिति पैदा होती, उसका बोझ बहुत भारी होता। अमृता अपनी वजह से एवरन को उस बोझ के नीचे नहीं देख सकती थी। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। विशाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब अमृता ने कैड्रियोल से कहा, जय सीमा, मैं अपना वादा निभाऊंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं हर मैजेस्टी एम्प्रेस के नाम की शपथ लेती हूँ। अमृता जिस एम्प्रेस की बात कर रही थी वह वर्तमान एम्प्रेस नहीं थी, बल्कि भविष्य की एम्प्रेस लिशा थी। कैड्रियोल समझ गया। उसने अपनी तलवार उठा ली। सेंटस के नाम पर अमृता द्वारा ली गई शपथ पर विश्वास करना मुश्किल था। और अमृता सही कह रही थी, वह एवरन के क्षेत्र में एवरन से लड़ नहीं सकता था। समुद्र पर भी स्थिति उसके पक्ष में नहीं होती। जमीन पर रहते हुए उसके पास एम्पायर की शील्ड को तोड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। मैं तुम्हें लेने वापस आऊंगा, कैड्रियोल ने ये कहा और पलट गया। फिर वह शव को लांघकर टूटे हुए दरवाजे से बाहर भाग गया। बाहर सीटी की आवाज गूंजी। कैड्रियोल ने इमल के योद्धाओं को पीछे हटने का संकेत दे दिया था। पूरा पैराग्राफ हिंदी अनुवाद। विशाल ने अमृता को अपनी बाहों में थाम लिया और घोड़े पर सवार हो गया। बाकी काम उसने अपने अधीनस्थों के भरोसे छोड़ दिया। जब वह मेयर के निवास पर पहुंचा तो वहां प्रतीक्षा कर रहे मेयर, उसकी पत्नी और कर्मचारी तुरंत बाहर दौड़े आए। महाराज, हमें बहुत खुशी है कि आप सुरक्षित हैं। ग्रैंड डचेस भी। शयन कक्ष कहाँ है? मेयर तुरंत आगे बढ़ा और स्वयं दरवाज़ा खोल दिया। विशाल ने अमृता को नौकरानियों के हाथों में सौंपने के बजाय तेजी से सीढ़ियां चढ़ीं। बंदरगाह की नाकाबंदी हटा दो और किले को खबर भेजो कि ग्रैंड डचेस सुरक्षित हैं। चेतावनी समाप्त करने के लिए बीकन फिर से जला दो। जी। जिस शयन कक्ष को अभियान शुरू होने से पहले ही गर्म कर दिया गया था, वहां पर्याप्त गर्मी थी। विशाल ने अमृता को कुर्सी पर बैठा दिया। अमृता, जिसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी थी, कुर्सी के सहारे ढीली होकर बैठ गई। उसके शरीर की ठंड और थकान अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। कैड्रियोल के ठिकाने पर वह कुछ समय तक आग के सामने बैठकर गर्म हुई थी, लेकिन एक दिन से अधिक समय तक नाव के भीतर हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड में रहने के कारण उसके शरीर में अब बिल्कुल ऊर्जा नहीं बची थी। लड़ाई के दौरान वह इतनी तनाव में थी कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब जब उसे होश आया और उसका तनाव कम हुआ तो उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मेयर की पत्नी ने कहा, बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए, आपको भी बहुत थकान हुई होगी। ठीक है, अब वापस जाए, विशाल ने उसकी ओर देखे बिना कहा। मेयर की पत्नी ने उसकी आवाज के भीतर छिपे भावनाओं के तूफान को महसूस कर लिया। वह तुरंत एक घुटने पर बैठ गई और सिर झुका दिया।
फिर उसने नौकरानियों को बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम! विशाल ने अपने लोहे के दस्ताने उतारकर फेंक दिए। उसने अपना चोगा और तलवार भी उतारकर फर्श पर रख दिए। बर्फ से भीगे उसके जूतों ने कालीन पर दाग छोड़ दिए। शायद वह काला निशान केवल कीचड़ का नहीं था। महाराज, उसने अमृता की कुर्सी को खींचकर आग के सामने कर दिया। अमृता को उसके शरीर से धूल और हल्की सी खून की गंध महसूस हुई। आप इतनी दूर तक कैसे, यहाँ कैसे पहुँचे? कैसे? तुम्हारे अपहरण की खबर सुनने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं आराम से शिकार करता रहता? नहीं, मेरा मतलब किले की सुरक्षा भेद दी जाना असामान्य बात नहीं थी। अमृता बेहोश थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि इस दौरान क्या क्या हुआ था। लेकिन वह आसानी से अनुमान लगा सकती थी कि किले के भीतर किसी ने कैड्रियोल को गुप्त रास्ते की जानकारी दी होगी। इसके अलावा जब उन्होंने उन्हें पकड़ा था, तब तलवारें और धुआं छोड़ने वाले बम भी नहीं मिले थे। ये भी स्पष्ट था कि थोड़ी देर पहले हुई लड़ाई में एवरन के लोग हताहत हुए थे। एवरन के किले में भी लोग मारे गए होंगे और घायल हुए होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ग्रैंड ड्यूक का अपने लोगों पर विश्वास टूट गया होगा। अमृता ने अपने निचले होंठ को काट लिया। उसे स्वयं को जिम्मेदार महसूस हो रहा था। सीधे तौर पर यह अमृता की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि किले की रक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी इस घटना की जड़ कहीं न कहीं उससे जुड़ी हुई थी। अगर अमृता किले में नहीं होती, तो कैड्रियोल इतनी दूर तक कभी नहीं आता। विशाल ने कुर्सी के हत्थे को छुआ, मानो कुर्सी में फंस गई हो। अमृता अपने शरीर को पीछे खींचने लगी। क्या तुम्हारे लिए यह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए और कुछ नहीं है? अमृता झिझकी। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी, और विशाल उसके बहुत करीब था। जब विशाल उसके सामने आया था, तो उसे लगा था जैसे उसका दिल रुक गया हो। उसे लगा था कि वह कैड्रियोल को मना लेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे मौत से डर नहीं लगता था, वह पहले ही एक बार मर चुकी थी। लेकिन वह विशाल को दोबारा देखे बिना मरना नहीं चाहती थी। अब जबकि वह पहली बार एक इंसान की तरह जी रही थी, वह इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर वह मरी नहीं भी होती और उसे दक्षिणी समुद्र में ले जाया जाता, तब भी। तुम्हारे दिल में शुरू से ग्रैंड ड्यूक एवरन था, इसलिए ऐसा करना असामान्य नहीं है। कैड्रियोल के शब्द उसके मन में गूंज उठे। अमृता ने उन शब्दों से इनकार किया था, लेकिन उसके शब्द उसके सीने में गहराई तक उतर गए थे। जब उसने कहा था कि वह उसे सब कुछ भुला देगा, तो एक पल के लिए उसका दिल डगमगा गया था। लेकिन विशाल उसके बचाव के लिए आया था। क्या वह सचमुच ये कह सकती थी कि वह खुश थी? उसने जो कुछ खोया था, वह उसके लिए बहुत बड़ा था। विशाल ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखों में जलती हुई आग दिखाई दे रही थी। उस आग में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर गालों पर बहने लगे। सीमा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अमृता ने माफ़ी मांगना ही चुना। उसका गुस्सा और निराशा पूरी तरह समझ में आती थी। बर्फ और ठंड के बीच इतनी दूर तक उसके लिए दौड़कर आना आसान नहीं रहा होगा। किले के टूटने के बाद उसके परिणाम भी बहुत बड़े होंगे। लेकिन विशाल ने इन सब से ऊपर उसे चुना था। वह उसे बचाने आया था, और उसने उससे दुश्मन को जाने देने के लिए कहा था। अगर वह जानती थी कि उसे पछतावा है, तो उसे आंसू नहीं बहाने चाहिए थे। उसे उतना दुखी होने का अधिकार नहीं था जितना विशाल को खुश होने का अधिकार था। लेकिन उसकी सीमा तक पहुंच चुका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। हमेशा से ऐसा ही था। कैड्रियोल को समझाना उसके लिए आसान था। किसी महान राज्य के बारे में बात करते समय वह तर्कसंगत रह सकती थी। वह अपनी रक्षा तब भी कर सकती थी जब कैड्रियोल उसकी गर्दन पर चाकू रख देता। अभी भी ऐसा ही था। अगर विशाल उससे ठंडे स्वर में पूछता कि उसने कैड्रियोल को जाने के लिए क्यों कहा, तो वह दर्जनों सूक्ष्म बहाने बना सकती थी। लेकिन जिस व्यक्ति को वह पसंद करती थी, उसके सामने वह हमेशा बिखर जाती थी। विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमृता ने सहज रूप से आंखें बंद कर ली और अपने शरीर को सिकोड़ लिया। लेकिन वह हिंसा नहीं थी, वह एक बेहद सावधान स्पर्श था, जैसे किसी पतले कांच को छुआ जाता है। अमृता ने हैरानी से आंखें खोलीं। विशाल का चेहरा उसके करीब आ गया। उनके होंठ एक दूसरे से छू गए। यह उनका सामान्य शुभरात्रि वाला चुंबन नहीं था।
अमृता ने अपनी सांस रोक ली। विशाल ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाया और दूसरे हाथ से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। वो आलिंगन भी पहले के आलिंगनों से बिल्कुल अलग था। महाराज, ओह! उसके निचले होंठ को विशाल के होंठों ने हल्के से छुआ, इसलिए अमृता अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। वो संघर्ष करने लगी, लेकिन विशाल की बाहों से निकल नहीं पाए। उसके शरीर का तापमान अचानक बढ़ गया। उसे समझ नहीं आया कि यह उसके अपने शरीर की गर्मी थी या विशाल के शरीर से मिल रही गर्मी। उसके हाथ पैर झंझना रहे थे। ऐसा लगा जैसे गर्म रक्त उसकी नसों में फैल रहा हो। महाराज, अमृता उसके सीने के और करीब आ गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह इसलिए उसके सहारे खड़ी है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था, या इसलिए कि वह उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम्हें पता है, जब मैंने सुना कि तुम गायब हो गई हो, तब मुझे कैसा लगा था? विशाल ने धीमे स्वर में कहा। दोनों के बीच गर्म सांसें मिल रही थीं। फिर उसने दोबारा उसके होंठों को चूम लिया। उसका जवाब उसी में था। मैं पूरी रात बर्फ में दौड़ता रहा और मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। महाराज, मेरा किला टूट गया। मुझे ये भी पता चला कि जॉर्डन ने मेरे साथ विश्वासघात किया था और जिस विश्वास को मैं सच्चा समझता था वह एक भ्रम था। मुझे लगा था जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। वो भ्रम नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं केवल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हमेशा की तरह मैंने एवरन के बजाय तुम्हें चुना। जैसे अगर तुम ठीक हो तो एवरन के खो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अमृता कांप उठी। ये खुशी और डर दोनों की वजह से था। विशाल और करीब झुका, उसका दिल जैसे भीतर से पिघल रहा था। अमृता ने कांपते हुए विशाल के कपड़े का किनारा पकड़ लिया। लेकिन तुमने मेरी रक्षा करने के लिए स्वयं को मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर यहाँ हिज हाइनेस कैड्रियोल मर जाता तो। फिर उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। विशाल ने उसके शब्दों को चूमकर रोक दिया। फिर उसने अपने होंठ हटाकर कहा, तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसे जीवित जाने दिया। बस इतनी ही मेरी सहनशीलता है। तुम्हें इसका बचाव करने की जरूरत नहीं है और न ही मुझे ये बताने की कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैं अब तुम्हारे सामने खुद को उलझा हुआ नहीं देखना चाहता। महाराज, मुझे इस तरह मत बुलाओ। विशाल ने उसके बालों को सहलाया और उसके गालों से आंसू पोंछ दिए। उसका शरीर उसके बेहद करीब था और उनके बीच की दूरी लगभग समाप्त हो चुकी थी। अमृता ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसकी पलकों के भीतर फिर से गर्माहट भर गई। विशाल ने अपनी तर्जनी से उसकी पलक को छुआ। उसे पता था कि उसकी आंखों में फिर आंसू भर रहे हैं, इसलिए उसने अमृता से रोना बंद करने के लिए नहीं कहा। यह सही नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो अभी भी युवा थी और उसकी शादी एक संरक्षक से हुई थी। वह केवल एक अनुबंधित विवाह साथी था जिसने सिर्फ 2 वर्षों तक उसकी रक्षा करने का वादा किया था। उसने कैड्रॉयल के सामने उसे अपनी पत्नी कहा था, लेकिन वह अमृता का वास्तविक पति नहीं था। फिर भी नहीं, शायद इसी कारण ये भावना उसके दिल में और भी ज्यादा तीव्र लग रही थी। खुद विशाल को भी नहीं पता था कि उसके भीतर की भावनाएं कितनी गहरी हो चुकी थीं। अमृता ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। उसे लगभग खो देने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर कितनी गहरी भावनाएं छिपी थीं। वो उसे अपनी बाहों में भरकर गर्म करना चाहता था। वो उसे कोमलता से छूना और चूमना चाहता था। और उतना ही, वह उससे नाराज और दुखी भी था। उसके भीतर शिकायत भी थी और एक तरह का आक्रोश भी। विशाल खुद नहीं जानता था कि ये सारी भावनाएं कहाँ से आई थीं। फिर भी, अगर वह रो रही थी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वह उसकी बाहों में रो रही थी। अब वो खुद को रोक नहीं सकता था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अमृता ने उसकी ओर देखा और उसके मुंह से एक धीमी सांस निकली। अब विशाल की आवाज भी जैसे सांसों के साथ कांप रही थी। यह मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था। क्या तुम मुझसे इसलिए दूर रहती थी क्योंकि तुम जानती थी? अमृता ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। विशाल का माथा उसके माथे से छू गया। अमृता ने आंखें बंद कर लीं। सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, तो कहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। वह ऐसा नहीं कह सकी। उसने अनगिनत झूठ बोले थे, लेकिन इस बात के बारे में वह झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने लगभग उसके होंठों को छूते हुए फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अमृता ने उन शब्दों को केवल सुना नहीं, बल्कि उनके स्पर्श में महसूस किया। उसके कांपते होंठ थरथरा उठे।
एक आनंदमय कंपन उसकी रीढ़ में दौड़ गया। उसने बेहोशी सी अवस्था में अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक गायब हो गई हो और वह किसी गहरी खाई में गिर रही हो। वह जानती थी कि यह एक पाप है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए सही। वह चाहती थी कि जिस व्यक्ति को वह दिल से चाहती है, उससे उसे पूरे मन और आत्मा से प्यार मिले। आखिरकार अमृता ने कमजोर होकर अपनी बाहें विशाल की गर्दन के चारों ओर डाल दीं। विशाल ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और उसे फिर से चूम लिया। कुछ मत सोचो, अभी सिर्फ मैं तुम्हें देख रहा हूं, सीमा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लॉर्ड विशाल। अमृता ने ऐसी आवाज में उत्तर दिया जो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। कमरे में जलती हुई आग की रोशनी लाल चमक रही थी। बिल्कुल नीचे पूरा अंश एक ही प्रवाह में, पूरे पैराग्राफ के साथ हिंदी में अनुवाद किया गया है। नामों को हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया है। भोर होते ही अमृता की अचानक आंख खुल गई। नींद में उसने बेचैनी से कंबल खींच लिया। ठंडी हवा उसके खुले कंधों को छूकर गुजर गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। वह पूरी तरह होश में आ गई। अमृता को पिछली रात की घटनाएं याद आ गईं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कंबल के अंदर भी ठंड महसूस हो रही थी। अमृता कुछ देर झिझकी और फिर दोबारा लेटने वाली थी। विशाल कमीज पहने हुए चिमनी के सामने बैठा था। वह लोहे की छड़ से जलती लकड़ियों को ठीक कर रहा था और आग को फिर से भड़का रहा था। लाल आग की रोशनी ने उसके चेहरे की रेखाओं को और गहरा कर दिया था। जब भी आग की लपटें तेज होतीं, उसकी आंखों के आसपास की परछाइयां कांप उठतीं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी पीड़ा में डूबा हुआ हो। अमृता ने कुछ पल तक विशाल के चेहरे को देखा। गुस्सा और जुनून शांत होने के बाद क्या अब उसे पिछली रात की बात पर पछतावा हो रहा था? अमृता इसी चिंता में घिर गई। खुद अमृता को इसका पछतावा नहीं था। नहीं, उसे पछतावा था। थोड़ा सा स्नेह और एक दोस्ताना आलिंगन ऐसी चीजें थीं जिन्हें नज़रअंदाज करके भुलाया जा सकता था। लेकिन पिछली रात जो हुआ था, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। क्या वे अब इसी तरह अलग हो सकते थे? क्या अलग होने के बाद भी वह सहजता से उसकी सेविका बनकर रह सकती थी? वह ऐसा नहीं कर पाएगी। अमृता जानती थी कि वह पिछली रात की घटना को जीवन भर अपने साथ लेकर चलेगी। फिर भी उसे पछतावा नहीं था। भले ही यह पाप हो, भले ही यह केवल एक रात के लिए हुआ हो, वह खुश थी। उसके मुंह से एक लंबी सांस निकली। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। उसे लिशा के प्रति किए गए पापों का प्रायश्चित कैसे करना होगा? सिर्फ एक साधारण अनुबंधित विवाह के बावजूद कुछ समय के लिए उसकी पत्नी का नाम धारण करना ही उसके लिए पहले से एक बड़ा अपराध था। और फिर वह वादा जो उसने कैड्रियोल से किया था, उसने कैड्रियोल के सामने जो प्रस्ताव रखा था, वह वैसे भी उसे करना ही था। बल्कि उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि कैड्रियोल के पास पिछले जीवन की यादें थीं। ये पहली बार था जब उसने इतनी बड़ी मात्रा में जादू का इस्तेमाल किया था। इससे पहले उसने केवल छोटे और सरल जादू जैसे लाइट आजमाए थे। हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई हो, या शायद जादू के भीतर ही कोई ऐसी खामी थी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। आखिर उसने किसी ऐसे जादुई उदाहरण का अध्ययन नहीं किया था जो पहले से पूरी तरह सिद्ध हो चुका हो। उस समय उसे लगा था कि उसने जादुई वृत्त बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन अब सोचने पर उसे लगा कि शायद ऐसा नहीं था। उसे लगता था कि वह सही ढंग से सोच पा रही थी, लेकिन हो सकता है कि यातना के बाद बचे हुए प्रभावों के कारण उसका दिमाग पूरी तरह सामान्य स्थिति में न रहा हो। शायद कैड्रियोल के अलावा किसी और व्यक्ति के पास भी अपने पिछले जीवन की यादें हों। अगर ऐसा था, तो उसे अपनी पूरी योजना पर दोबारा विचार करना होगा। पहले से मौजूद जानकारी के बीच अब अनिश्चितता बढ़ गई थी। ऐसे लोग भी सामने आ सकते थे जो कैड्रियोल की तरह उसके शत्रु हों। सबसे बढ़कर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आया जो उसे उसके पिछले जीवन से जानता था, तो शायद उसी समय विशाल को सच में पता चल जाएगा कि वह कैसी इंसान थी। सीमा, विचारों में खोई हुई अमृता के जागने का एहसास विशाल को हो गया और उसने अपना सिर उसकी ओर घुमा दिया। उसने लोहे की छड़ नीचे रखी और अमृता के पास आया। क्या मैंने लकड़ियों की आवाज से तुम्हें जगा दिया? नहीं, अमृता ने टूटी हुई आवाज में जवाब दिया। उसका गला दुख रहा था, इसलिए आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी।
विशाल बिस्तर के पास बैठ गया और कंबल को अच्छी तरह से उसके शरीर पर लपेट दिया। फिर उसने कुछ उलझे हुए भावों के साथ उसकी ओर देखा। अभी भोर होने में काफी समय है, थोड़ा और सो जाओ। हाँ, अमृता ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन विशाल उसके ठीक पास बैठा था, इसलिए वह आसानी से सो नहीं सकी। उसने महसूस किया कि उसकी सांसें कांप रही थीं। तभी विशाल ने धीमी और कोमल आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है? नहीं, मुझे लगा था कि शायद तुम मुझसे इसे भूल जाने के लिए कहोगी, क्योंकि यह एक गलती थी। लॉर्ड विशाल, वह पूछना चाहती थी कि क्या यह उसके लिए एक गलती थी। लेकिन वह सवाल उसके होठों तक आते आते रुक गया, क्योंकि वह उस जवाब से डर रही थी जो उसे मिल सकता था। विशाल कुछ पल तक चुप रहा। इससे अमृता डर गई। चिंता से उसका शरीर कांपने लगा। विशाल ने अपने हाथ से अमृता की आंखें ढक दीं। उसने एक गहरी सांस ली, फिर सिर झुकाकर उसके कनपटी पर अपने होंठ रख दिए। मैंने कभी इसे उस तरह नहीं सोचा। मैंने कभी ऐसी किसी चीज को गलती नहीं माना, लॉर्ड विशाल, बल्कि मुझे लगा कि मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी, खासकर जब उसने कहा, बहुत पहले। अमृता उसका मतलब पूछना चाहती थी, लेकिन विशाल के अगले शब्दों ने उसके सारे विचार भुला दिए। मैं चाहता हूं कि हम ऐसे रहें जैसे हमारे बीच कभी कोई अनुबंध था ही नहीं, सीमा। क्या? अमृता चौंक गई और उठने की कोशिश करने लगी। उसने समझा कि विशाल विवाह को समाप्त करने की बात कर रहा है। लेकिन विशाल ने उसकी आंखों पर रखा अपना हाथ नहीं हटाया। उसने बस थोड़ी सी ताकत लगाकर अमृता को फिर से लेटा दिया। कृपया उस प्रस्ताव को सिर्फ एक प्रस्ताव मानो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा था, किसी अनुबंध या ऐसी किसी चीज की परवाह किए बिना। अमृता ने सांस रोक ली। विशाल अभी भी उसकी आंखें ढके हुए था। अपना बायां हाथ दो। अमृता झिझकी और कंबल के अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला। विशाल ने उसका बायां हाथ हल्के से थाम लिया। ठंडी धातु उसकी त्वचा से छुई और उसकी कलाई पर आकर टिक गई। अमृता ने तुरंत पहचान लिया। उसने उसे महीनों से नहीं पहना था, इसलिए वह तुरंत समझ गई। यह वही हीरे का कंगन था जो उसे विशाल ने दिया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, सीमा? अमृता ने अपनी सांस रोक ली। जवाब उसके गले में अटक गया और बाहर नहीं निकल पाया। विशाल हल्के और शांत ढंग से मुस्कुराया, हम पहले ही शादी कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं था। मैं बस इसे इस तरह करना चाहता था। हाँ, मुझे ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, उसने बहुत कोमल आवाज में कहा। अमृता को लगा कि यह अच्छा हुआ कि विशाल ने उसकी आंखें ढक रखी थीं। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाएगा, न ही कंबल के नीचे कांपते उसके शरीर को। पहले तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें मुझ पर शक हो तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं कुछ छिपा रही हूं। हाँ, अब मैं तुमसे पूछूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात याद रखो। चाहे कभी हम एक दूसरे के विरोध में क्यों न खड़े हों, चाहे तुम्हें मुझ पर शक हो या मुझे तुम पर, तब भी। विशाल ने अपनी हथेली उसकी आंखों से हटा ली। फिर वह झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। तुम जो भी हो, तुम चाहे कुछ भी करो, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे दिल में खंजर भी घोंप दो, तब भी तुम मेरी एकमात्र पत्नी रहोगी। अमृता कोई जवाब नहीं दे सकी। विशाल ने उसे नीचे देखते हुए कहा, सीमा, जवाब क्या है? मैं समझ गई। अमृता अपने धड़कते हुए दिल को दबाते हुए जवाब दे पाए। वह कैसे कह सकती थी कि वह नहीं मानेगी? विशाल हल्के से मुस्कुराया। फिर उसके होंठ अमृता के होंठों पर एक मीठी चुंबन की तरह आकर ठहर गए। अमृता थोड़ा कांप गई। उसने उसके कमीज का किनारा पकड़ लिया और धीरे से अपना मुंह खोल दिया। विशाल ने अपने होंठ पीछे खींचे और आंखें खोलीं। उसने अमृता के बालों को छुआ और मुस्कुराया। अमृता ने शर्म से सिर झुका लिया। अब सो जाओ, जब हम उठेंगे तो हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्गहोल्ड के मामले को संभालना होगा। लॉर्ड विशाल, आप भी? वह पूछने में शर्म महसूस कर रही थी कि क्या वह भी सोएगा। वह पूछना चाहती थी कि क्या वह उसके पास लेटेगा। विशाल ने कहा, मैंने अभी अभी चिमनी में फिर से लकड़ियां डाली हैं। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि आग अच्छी तरह जलने लगे। तुम पहले सो जाओ। अमृता ने सिर हिला दिया। इस बार उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से आसानी से शांत हो गया। उसका शरीर बहुत थका हुआ था और उसके हाथ पैर गर्म थे। उसके सीने के भीतर अब भी दिल तेजी से धड़क रहा था और अजीब सी आवाजें पैदा कर रहा था, लेकिन वह जल्द ही सब भूल गई।
विशाल तब तक चिमनी के सामने बैठा रहा जब तक आग अच्छी तरह जलने नहीं लगी। फिर वो वापस बिस्तर पर आया और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। अमृता गहरी नींद में थी। उसके सो जाने की पुष्टि करने के बाद विशाल ने उससे सीधे कहा, तुम पहली और आखिरी महिला हो जिसके बारे में मैंने कभी सोचा कि मैं उसे चाहता हूँ। इस जीवन से पहले भी और इसके बाद भी, शायद अगर मुझे दूसरा जीवन भी मिले तब भी यही होगा। बेशक सो रही अमृता इसका जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था। विशाल अमृता के पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा लगा जैसे वह एक साथ अपने पछतावे और अपनी खुशी को गले लगा रहा हो। अगले दिन अमृता सुबह जल्दी उठ गई। मेयर की पत्नी ने उसे जगाया। उसने अफसोस के साथ कहा, अगर आप एक दिन और रुक जाएं और कल जाएं तो अच्छा रहेगा। स्ट्रॉन्गहोल्ड में जो हुआ है वह कोई छोटी समस्या नहीं है, हम इसमें देरी नहीं कर सकते। अमृता ने कहा, मामलों को व्यवस्थित करने के लिए स्ट्रॉन्गहोल्ड लौट जाना ही बेहतर था। पिछली रात वह गर्म कमरे में सोई थी, लेकिन वह विशाल को पूरे दिन इस तरह यहाँ रोके नहीं रख सकती थी। मेयर के आधिकारिक निवास की गर्म रखने की व्यवस्था ग्रैंड डचेस के कमरे से बहुत कम थी। अमृता ने अपने खराब हो चुके कपड़ों की जगह मेयर की पत्नी के कपड़े उधार लिए। उसने अमृता को अपने दोनों फर के कोट भी दे दिए जो उसके पास एकमात्र थे। अमृता ने मन ही मन तय किया कि वह उसे इसके बदले उससे कहीं अधिक बड़ा इनाम देगी। विशाल ने तैयारियां जल्दी पूरी कर लीं और उसके साथ भोजन किया। वह फिर से अपने सामान्य, शांत चेहरे के साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक अच्छी रात की नींद ने उसकी सारी थकान दूर कर दी हो, या शायद लंबे समय से परेशान कर रही समस्या का समाधान मिलने से उसका मन शांत हो गया हो। क्या तुम्हें कहीं असुविधा हो रही है? नहीं। अमृता ने थोड़ा शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। असल में ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं थी। रास्ता थोड़ा कठिन होगा क्योंकि बर्फ के कारण उसकी देखभाल करना संभव नहीं है। गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है कि वापस जाकर आराम करना बेहतर होगा। मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड की चिंता हो रही है। समझने के लिए धन्यवाद। विशाल ने सिर हिलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी, अमृता ने सावधानी से कहा, लेकिन विशाल ने उससे पहले ही बोलना शुरू कर दिया। अगर तुम साउथ सी के लोगों के बारे में बात कर रही हो तो तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी कारण के ऐसा कुछ नहीं करती। वह नहीं, पिछली रात मैं तुमसे उस बात के बारे में कहना चाहती थी जो तुमने कही थी कि विश्वास एक भ्रम है। सीमा, विशाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा कि लॉर्ड विशाल का विश्वास किसी भ्रम पर बना था। सीमा, मुझे लगता है कि विश्वासघात कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सरू के लोगों ने वास्तव में आपको धोखा नहीं दिया। बस विशाल और एवरन के बारे में उनकी सोच अलग थी। अमृता ने पूरे मन से कहा। वह जानती थी कि एवरन ने वास्तव में उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि अगर उसकी वजह से विश्वास टूट गया था तो असली विश्वासघात की शुरुआत हो सकती थी। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, मैं ये जानती हूँ, लेकिन अब मुझे ये बात फिर से समझ में आई है। विशाल ने कहा, चिंता मत करो, मैं अब भी अच्छे इरादों और न्याय में विश्वास करता हूँ। उसने ऐसा कहा, फिर वह झुका और अमृता के होठों पर एक चुंबन दे दिया।